अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। शो का आगाज़ करेंगे। मौसम बहुत सुहाना है और कराची का मौसम जब सुहाना हो तो कराची के जो शहरी हैं उनके मूड भी बड़े खुशगवार हो जाते हैं। तो आप सब भी जब कामों के लिए निकलिए तो अच्छे मूड के साथ, अच्छी मोटिवेशन के साथ निकलिए ताकि दिन भर जो है ना वो आपका और प्लान के साथ निकलें, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है, मौसम तब्दील हो सकता है। सुबह से जो है ना वो फुहार हल्की हल्की कहीं कहीं इलाकों में हो रही है, तेज़ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन उस तैयारी के साथ निकलें कि बारिश हो भी सकती है, क्योंकि अभी ये कहा गया था महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिश का स्पेल और ये मानसून का सीज़न है, इसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है और इससे कंटिन्यू अभी ये रहेगा। तो इसी बात के साथ जो है वो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो भी शामिल करते हैं और आइए देखते हैं कि आज की हमारी कहानी क्या है और उसमें छुपा हुआ सबक क्या है। तो सबसे पहले एक गांव में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। उसके 3 बेटे थे और तीनों जो है अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुल रहमान भी अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था। एक दिन अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक सेब दिया और फिर कहा कि इस सेब को एक ऐसी जगह जाकर खाओ कि कोई तुम्हें देख ना सके, और कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो उसको इनाम मिलेगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज़ कहकर घर से निकल गए। दूसरे दिन अब्दुल रहमान ने फिर अपने बेटों को बुलाया और बारी बारी उनसे पूछा कि सबसे पहले बड़े बेटे वाजिद से पूछा, बेटा क्या तुम इस सेब को ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए जहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा था? वाजिद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बाजान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे छुप कर खाया और मुझे यकीन है कि वो वहाँ मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर दूसरे बेटे सलीम की बारी आई। अब्दुल रहमान ने पूछा, बेटा तुम कामयाब हो गए, तुमने ऐसी जगह सेब खाया जहाँ किसी ने नहीं देखा? सलीम ने जवाब दिया, अब्बाजान मैंने वो सेब रात को कमरे में बंद होकर एक अंधेरे कमरे में खाया था और मुझे यकीन है कि वहाँ पर किसी ने भी मुझे नहीं देखा। अब जनाब बारी आई तीसरे बेटे की। अब्दुल रहमान ने उससे पूछा, बेटा तुम बताओ तुमने ऐसी जगह पे सेब खाया जहाँ तुम्हें किसी ने नहीं देखा? यूसुफ ने जवाब दिया, अब्बाजान मैंने किताब अस्माए हुस्ना में पढ़ा था कि अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, जो हर एक को हर हाल में देखने वाला है। इस नाम का मतलब मैंने बहुत सोचा और जब मैंने इस पर गौर किया, तलाश किया, तो मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां मेरा अल्लाह मुझे ना देख रहा हो। तो अल्लाह पाक तो हर जगह देखते हैं, इसलिए मैं वो अभी तक वो सेब खा नहीं सका। अब्दुल रहमान अपने छोटे बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुए, उसे नाम भी दिया। और फिर अब्दुल रहमान ने अपने दोनों बड़े बेटों से कहा, प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हर जगह पर मौजूद है, हर वक्त हर हाल में देख रहे हैं, हमारी सुनते हैं, हमारे ख्यालात दिल और दिमाग में, और जो हमारे एक्शंस होते हैं उसको अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, हमारे दिलों के राज भी जान रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला के छुप कर कोई भी ऐसा काम अगर हम करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि शायद किसी से छुप जाएगा या अल्लाह ताला की नज़र में नहीं आएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, अल्लाह ताला से राज़ी रखना चाहिए अल्लाह ताला को, और तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं जब हम नेक नियति के साथ, खुलूस दिल के साथ कोई भी काम करते हैं और ऐसा काम करने से गुरेज करते हैं जिसकी अल्लाह ताला ने मना किया हो, जिसको करने के अहकामात ना हो, और हम ये समझ कर कोई काम कर लेंगे, आगे जाके हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अमली ज़िंदगी में हो नहीं सकता। क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, लेकिन अल्लाह ताला की रस्सी जो है और अल्लाह ताला की डोरी ऐसी बेनियाज़ है कि जब वो अल्लाह ताला खींचते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हालात तब्दील हो जाते हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें, मुश्किल हालात में अपने आप को ना डालें और अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। इसी बात के साथ हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवाती हूँ। मेरे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो, और साथ साथ मेराज अख्तर साहब भी मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम कैसा है पहले बताएं, क्या खाया नाश्ते में आज आपने? आज चाय पराठा। अच्छा था। अंडा शंडा नहीं खाते आप? क्यों? पसंद नहीं। मेराज भाई आपने नाश्ता क्या किया? कॉर्नफ्लेक्स और केक। अरे वाह, डिफरेंट सा कुछ आप ले आए नाश्ता। यही खाते हैं, आपका रूटीन नाश्ता यही? तकरीबन। गुड, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा वो मैंने पूछा, डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कहानी आप लोगों ने सुनी, छुप के कभी कोई काम किया है तो ज़रा बताएं। शरारत भी बता दें, कोई ऐसी सीरियस नहीं। कहानी तो मैंने सुना दी, उसमें सबक भी मिल गया, उस पर तज्जिया नहीं आप लोगों ने करना, लेकिन जो छुप के कोई शरारत आप दोनों ने की हो कभी अपनी अपनी ज़िंदगी में, बड़ा मज़ा आया और आज तक याद भी हो तो बताएं। तो प्लीज़ अशरफ भाई। अब तक आप सोचे, अशरफ भाई तो हंस, अरे आपको फ़ौरन जिस तरह आप हंसे ना आपको याद आ गई। बताएं अशरफ भाई। नहीं याद नहीं है, मुझे पता है स्टोरी घूम के एक ही जगह पे जा रही है। नहीं वहाँ नहीं जा रही, आप परेशान ना हो, वहाँ नहीं जा रही अभी। नहीं ये मतलब स्टोरी ये वाली सुनी तो दिमाग में आया कि पहले वो सेब का सोच रहे थे, लेकिन अपने बहुत सारे हैं
कि जैसे हम जा रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम ये समझते कोई नहीं देख रहा है हमें। जिंदगी की कोई बात बताएं यार अशरफ भाई, कोई ऐसा कोई बचपन का किस्सा, कोई वाकया सोचे। महराज भाई आपको कुछ याद सोचे अशरफ भाई, आज आप सुनाए बगैर नहीं जाए। वो सोचे क्या, वो बस एक ही है कि स्मोक करता था मैं, और मैं समझ रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मैं छत पे जाके स्मोक करता था। हाँ। तो हमारे सामने जो थे, तो हमारा फर्स्ट ग्राउंड +1 था, उनका उससे ऊपर भी था, तो छत पे वो भी ठहर लेते, मेरे पड़ोसी थे, उनके बड़े भाई। हाँ। तो उन्होंने देख लिया, हम समझे हमसे कोई नहीं, हम छत में स्मोक कर रहे थे। तो मैं इंटर में था, तो हमारे दिमाग में कोई नहीं देख रहा है। उन्होंने देखने के बाद हमारे अब्बू शाम को आए, उनको बताया, तो फिर तबीयत सेट हो गई। हैटी लगाई फिर अब्बा ने खूब तबीयत से। अच्छा, ये उम्र लड़कों के साथ ये वाला वाकया तो होता है। महराज भाई आप पिटे कभी स्मोकिंग करते हो पकड़े गए हो, या किसी और तरह से कोई आपके छुपने के आप कर रहे हो कोई काम? नहीं, मेरे साथ 2 वाक़यात एक साथ हुए थे। मैं मेरे ख्याल में 8th में था या 9th में था, तो अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए तो घर से निकला, लेकिन स्कूल गया नहीं। हाँ। उन्होंने प्लान कर रखा था कि थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, और ख़ासतौर पर वीडियो गेम का बड़ा क्रेज़ था ना उस वक्त। सही तो वीडियो गेम में चले गए हम लोग। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा सुबह सुबह तो कोई भी नहीं आना, बड़े सुकून से वीडियो गेम भी खेल रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे। उसी वक्त इत्तेफाक से जो है मेरे जो अब्बू हैं, उनको शायद चेंज कराने की ज़रूरत पड़ी या क्या हुआ, बहरहाल वो उसी वीडियो गेम में आ गए, और उसके जो ओनर था उससे चेंज लेने लगे। मैंने तो उनकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देख लिया। अल्लाह ताला ने भेजा अब्बा को। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। तो वो कभी भूलता नहीं हूँ मैं। पिटते हुए घर गए कि स्कूल गए डायरेक्ट? नहीं, वहाँ तो नहीं, लेकिन घर जाके जो है धुलाई हुई, तबीयत के साथ धुलाई हुई थी। अच्छा, और सही हुई थी। मैं जो है ना किचन में छुप के खुश दूध खाती हूँ। पाउडर क्या मुझे चाय में डाले उतना अच्छा लगता था। तो वो ही होता है, ज़्यादा बच्चे खाते हैं तो इसलिए माँ बाप मना करते हैं कि ये खाते रहेंगे, तो मैं जाके जो है ना छुप के वो खुश दूध जो है वो इतना अच्छा लगता था, वो मैं बहुत खाया। खैर ऐसी कोई शरारत नहीं, इस पर मारे पड़ी हूँ, लेकिन हाँ लड़कों की उम्र ऐसे काम होते हैं कि बोले कहना चाहते हैं तो कुछ कह ले। आप ये कहना चाहती हैं कि बेचारे लड़के ही पिटते हैं? लड़कियां बेचारी ऐसे करती नहीं ना, कल कहाँ करती हैं? मतलब वही खवातीन रोज़े अव्वल से ही मजलूम है। नहीं, मैंने कहा कहाँ मजलूम है, आजकल कोई खवातीन मजलूम नहीं है, और ख़वातीन बड़ी बाइख्तियार हैं, बड़ी शार्प है आजकल तो ख़वातीन। तो जी चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अपनी जॉब स्टोरीज है उस पर नज़र डाल लेते हैं। जनाब, शमसी तवानाई की सनत के पेशावर अफराद के लिए अहम इज्तिमा हुआ, और एक्सपो सेंटर में जो है एक्सपो लगने जा रहा। आज क्या तारीख है भाई? आज दूसरा दिन है, 26 जुलाई। टाइम तो पता ही नहीं चल रहा, 25 मुझे लगा कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन ठीक है, तो 25 से 27 जुलाई का तो खैर ये तारीख दी गई थी, आज सेकेंड डे है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो जितने भी सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, जितने भी सोलर से रिलेटेड चीज़ें, इक्विपमेंट है, वो आपको यहाँ पर एग्जीबिशन में नज़र आ रहा है। वैसे भी भाई बिजली बहुत महंगी हो गई है, हर शख्स चाह रहा है कि सोलर पे मुंतकिल हो जाए, तो ये एक्सपो बड़ा कारआमद हो सकता है। जो लोग लगाना चाहते हैं और इसकी मालूमात लेना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं एक्सपो सेंटर में। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT लाइन के प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ, और इजलास में जो सीनियर वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा रेड लाइन प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की वजह से जो है ना इलाके के लोग परेशान हैं। मुराद अली शाह साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट पर काम तेज़ किया जाए और आवाम को ट्रैफिक जैम की सूरत हाल से निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेकर आई जाए, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो है वो आपसे शेयर की गई और हम भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज सदर अलायंस ऑफ मार्केट में मॉल एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान किया है, और उन्होंने कहा है कि IPPs के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्क के सबसे बड़े शहर में आज 3 घंटे अलामती तौर पर मार्केट्स बंद रखी जाएंगी, और जुम्मे से जुमेरात तक 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सदर में जो है वो तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। रोज़ाना 2 से 3 बजे तक एहतजाज भी किया जाएगा, और इस एहतजाज का मतलब यही है कि जो IPPs का बोझ है, इजाफी बिलों का बोझ है, वो हमारे कंधों से उतारा जाए। अगर हमारा मुतालबा पूरा ना हुआ तो दिन भर हम हड़ताल भी करेंगे, और बिजली की कीमतों पर जो फैसला हुकूमत ने किया है उसे भी फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके अलावा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की दरसी कुतुब की अदम दस्तियाबी के बायस नए तालीमी साल में जो बोर्ड के नताइज और इम्तहानात हैं वो यकीनन मुतासर होंगे। पहले कहा गया था कि जी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, अब ये कहा गया कि बुक्स अवेलेबल हैं, जल्द मार्केट में मिल जाएंगी। और 1 से 2 सालों में सिंध टेक्स्ट बोर्ड के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं बार बार तब्दील होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शेड्यूल जो है वो मुतासर होता है, और ऑलरेडी अभी हम देख रहे हैं कि सेशन
15 दिन लेट स्टार्ट होगा। उसके अलावा भी अगर किताबें ना हो तो फिर ये एक और मसला जो है वो तवील हो जाता है। इसके अलावा कराची चैम्बर जो है वो ताजिरों के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने भी हड़तालों की हिमायत कर दी है और उन्होंने कहा है कि बिजली गैस के टैरिफ को कम किया जाए। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं तनवीर बारी साहब, जिन्होंने कहा है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसे पूरा किया जाए। ताजिरों का दबाव है कराची चैम्बर पर और हम ये चाहते हैं कि जो मसाइल हैं ताजिरों के उनको हंगामी बुनियादों पर हल करवाया जाए ताकि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। तो सबसे पहले हमारे पास ये ख़बर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि एक तरफ तो ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी तरफ मार्केट्स बंद करने का भी कहा ही। तो इस वक्त क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आएगा, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बात हो रही थी ताजिरों की हड़ताल भी करने का कह रहे हैं, IPPs के खिलाफ भी कह रहे हैं, कराची चैम्बर भी उनके साथ खड़ा हो गया है। तो क्या सिनेरियो इस वक्त है अशरफ खान साहब? नहीं रमशा, अभी जो प्राइस बढ़ती जा रही है बिजली की तो उस पर सब हर जगह से कंसर्न है। आवाम, ताजिर, सनतकार तीनों परेशान हैं। और जो अभी मैंने लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं और जो आप एप्टमा के सरपरस्त से आ रहे हैं, पैटर्न चीफ गौहर एजाज जो निगरान सेटअप में वफाकी वज़ीर तिजारत, उन्होंने ऐसी चीज़ें सामने ला के रख दी हैं जो कि हिस्ट्री में हमने नहीं देखी हैं। IPPs की कैपेसिटी चार्जेस, अगर उसकी सलाहियत कम है उसके पैसे, जो बंद हैं उसके पैसे, मतलब आप आवाम को कहाँ कहाँ से नहीं लूट रहे हैं। और ये कंसर्न्स हैं, उसी के ऊपर ताजिर हो, इंडस्ट्री हो, काटी हो, कराची चैम्बर हो, हर कोई कंसर्न शो कर रहा है कि एक यूनिट पे आप हैरान होंगी, एक यूनिट पे आप कैपेसिटी चार्जेस उनकी मद में 27 रुपये दे रहे हैं और वो कि आपका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। बिजली की कीमत तो बहुत कम है, टैक्सेस मिला के भी अगर हम लें तो आपको 30 रुपये की पड़ रही है एक यूनिट। लेकिन ये जो 30 रुपये हैं ये ऐसे चार्जेस हैं कि जो हुकूमत की कारकर्दगी, जो आला कारकर्दगी, उसका बोझ हम लोग उठा रहे हैं। तो अब जो कंसर्न्स हैं, जो ये लोग ताजिर जो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारा जहाँ 20,000 15,000 बिजली का बिल आता था, ये छोटे मॉल वॉल की बात करूँ, कह रहे हैं लाख का बिल आ गया, उसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिक ड्यूटी, ये सब। तो वो कह रहे हैं हमारा तो काम ही नहीं है कि हम इसको पे कर सकें। तो अब ये है कि कंसर्न जो आ रहे हैं, माहिरीन ये कह रहे हैं, अभी मिराज भाई भी बताएंगे, अभी आप हैरान कुन खबरें आ रही हैं, जो कंसर्न्स बहुत बड़ा है कि बिजली के बिल पे भी, अदम अदायगी पे भी, आपस में घरों में लड़ाई भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है। अभी ये कंसर्न्स हो रहे हैं मार्केट में। और अगर आप ये देखें ना कि बिजली का बिल एग्जाम्पल हम 100 घर लेते हैं और 50 लोग जिनकी सकत नहीं है वो नहीं भरेंगे तो क्या होगा, बिजली कट जाएगी। नहीं, अब इतने मुश्किल हालात हैं अशरफ भाई, जिसमें कह रहे हैं कि कारोबार करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो गया है और लोग बाज़ार खुले रख के बैठ भी रहे हैं तो कस्टमर्स नहीं हैं, कारोबार की सूरत हाल बहुत ख़राब है। उसमें अगर ये 3-3 घंटे मार्केटें बंद रखेंगे, हफ्ते में 2 दिन भी जो है वो मार्केटें बंद रखने का कह रहे हैं जैसे एज़ पर प्लान, और हड़तालें होंगी तो फिर ये कितना नुकसान होगा ख़ुद ताजिरों को भी और मुल्क की मईशत को भी। जी, वो वही तो कंसर्न है। वो कह रहे हैं हमारी बात में ये हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और ये सिर्फ सदर की बात नहीं है, मुल्क भर में ये सूरत हाल है। और अभी गवर्नमेंट को ये देखना होगा, अगर ये इस पर फौरी तौर पर अगर इकदाम नहीं उठाए गए तो ये मईशत को क्या नुकसान होगा। FBR को टैक्स कलेक्शन नहीं मिलेगा। आप ताजिर दोस्त स्कीम के तहत सबको कह रहे हैं टैक्स नेट में आओ, तो बंद हो जाएगा तो कहाँ से आएगा? उनको तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। खैर बहरहाल ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से किसी दिन आपसे भी अलग से गुफ्तगू होगी, कल भी हमने इस पर बात की थी। लेकिन महराज भाई, जैसे अभी अशरफ भाई ने उस तरफ इशारा किया कि ये जो बिजली के बिल हैं, IPPs का मामला चल रहा है और लोग ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आज भी सुबह हमारे कुलीग ने उन्हें बताया कि 90,000 रुपये का बिल आ गया और वो दे नहीं सकते। तो और क्या करें, तनख्वाहें इतनी है नहीं, कहाँ से 90,000 रुपये के जो है बिल, वो पुराना बिल भी वो एडजस्ट नहीं हुआ। तो और कल हमने वाक़या देखा, वो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया। क्या हुआ वो वाक़या और किस तरह से जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इस वक्त माशरे में? देखिए, बिल वाकई इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब लोगों के घरों में झगड़े भी होना शुरू हो गए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप सोशल मीडिया का रुख करें ना तो आपको अंदाज़ा हो, लोग अपने पुराने सामान बेच रहे हैं, कोई अपना जेवर बेच रहा है, इतने ज़्यादा परेशान है। और जाहिर सी बात है, जब चिड़चिड़ाहट भी पैदा होती है, तबीयत में परेशानी भी होती है, तो उसमें झगड़ों का होना एक आम। तो वो घरों में इस तरह के झगड़े, कल भी गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, इसमें एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। बिजली के बिल के मामले में झगड़ा हुआ कि भाई तुमने ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसने कहा कि नहीं जी तुमने ज़्यादा इस्तेमाल किया। इस बात पर तकरार हुई और उसके बाद फ्रस्ट्रेट तो थे वो। किस तरह कत्ल किया उन्होंने? बस वो झगड़े के दौरान में जो है वो उसको कुछ इस तरह की चोट लग गई कि जिससे वो इंतकाल कर गया। अब देखिए इससे हुआ क्या, बेस तो यही बनी कि भाई बिजली का बिल था। हाँ। और उसके बाद अब एक घर उजड़ गया, ठीक है, दूसरा घर इस वजह से उजड़ गया कि वो गिरफ्तार।
ठीक है, वो अब जेल जाएगा, सही बात है। वकील को फीस देगा, कोर्टों में धक्के खाएंगे उसके घर वाले। तो इस तरह की सिचुएशन अब आ रही है, लेकिन हुकूमत इसको समझ नहीं रही है, होश के नाखून नहीं ले रही है। जितना एहतजाज किया जा रहा है उस पर होना तो ये चाहिए था गुज़िश्ता चंद माह के दौरान में कि कोई कमी दिखाई जाती, लेकिन चंद माह के दौरान में 2 मरतबा जो है उन एहतजाजों के बावजूद पैसे मज़ीद बढ़ाए गए हैं। अब वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की क़ुव्वतें है ही नहीं, इतनी क़ुव्वत कितना वो कमाएंगे और क्या यहाँ पे सैलरीज़ हैं, महंगाई का आलम क्या है और उसमें से क्या बचा के वो बिल अदा करेंगे। सही बात। तो कोई ना कोई तो संजीदा इकदाम इनको करना होगा इसमें, वरना सूरत हाल कराची की तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेगा सिटी है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आके कारोबार करते हैं, रहते भी हैं, यहाँ की बिजली भी इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि कैसे पूरा होगा। जो आम शख्स है जिसकी सैलरी अगर 50,000 या 60,000 रुपये है तो वो क्या बिल देगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या बच्चों को तालीम देगा, क्या सफ़र करेगा, मतलब कोई चीज़ क्लियर नज़र ही नहीं आ रही। 60,000 रुपये का ब्रैकेट भी आप ज़्यादा कह रहे हैं ना। हमारे यहाँ जो एक एवरेज वेज जो अभी इस वक्त आम लोग कमा रहे हैं वो कितने 33, 35, 32, 40,000 मैक्सिमम। देखिए सरकारी तो 37,500 रुपये है, लेकिन नहीं है। भाई प्राइवेट इदारों में तो इससे भी कम मिल रहे हैं। 25,000 पे भी लोग काम कर रहे हैं, 30,000 पे भी लोग काम कर रहे हैं। 4-4 साल 5-5 साल की डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं और उनको जो है आप जब मैनेजमेंट ट्रेनीज रखते हैं और उसके बाद भी तो उनको आप जब इनिशियली ऑफर कर रहे हैं जॉब्स तो वो आपको 37,000 पे नहीं ऑफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये सवाल है। और हम लोग देख रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में कितने कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से सैलरीज हैं वो तो आपकी बेसिक वेज को भी फॉलो नहीं करते हैं, तो आप कहाँ से इतने भारी भारी बिल बचेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ बार बार ये बात होती है सोलराइजेशन की तरफ जाना है। अब ये सोलर पे जाना क्या इतना आसान है? ये एग्जीबिशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आउटकम नज़र आया अशरफ भाई? क्या वाकई सोलर पैनल्स तो सस्ते हुए, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो इतनी सपोर्टिव हैं कि आप जो एक सस्ते बजट में ये सोलर लगा सकते हैं घर में? देखिए रमशा, इस वक्त जो कंसर्न है, एक तो वैसे ही परेशान है आदमी। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बिल आ रहा है जो आता था 10,000 12,000 रुपये, वो अगर 30,000 आ रहा है तो मुझे वो बिल भी देना है। और उसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि फ्री बिजली, यानी कि इन सब के दिमाग में सोलर से फ्री बिजली आएगी। मगर सोलर से फ्री बिजली आने के लिए वो कॉस्ट है। अगर मेरा 10 या 12,000 रुपये का बिल आ रहा है तो उसके लिए मुझे चाहिए 3 kVA का पूरा सिस्टम। उस 3 kVA के सिस्टम लगाने जाऊंगा तो रमशा बैटरी बैकअप, सोलर का और सारा सिस्टम लेके 7 से 7.5 लाख रुपए कॉस्ट है। अब मुझसे ये बताएं ना कि मेरे पास इतने कैश पड़ा हुआ है कि मैं उस पर इन्वेस्ट करके लगाऊँ, फिर वो सारा सिस्टम करूँ। मेन ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है कि फ्री बिजली या फ्री में दे देंगे, उसके लिए कॉस्टिंग है। हुकूमत जैसे ऐलान करिए, कल नासिर हुसैन शाह आए थे यहाँ पर, सूबाई वज़ीर तवानाई, उन्होंने कहा हम इतने घरों को जो है फ्री सोलर वो देंगे, लेकिन उसके लिए आगे भी तो देखें क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बैंकों से कर्जा लेंगे, कर्जा लेके वो आपको देंगे, यकीनन उसकी कॉस्ट होगी और वो आप जब लगाएंगे। अब 200 यूनिट वाले को उन्होंने टारगेट किया है, तो यहाँ पे तो बिल आप हैरान होंगी कि 200 यूनिट का अगर बिल आ रहा है 4,000, 201 यूनिट हो जाएगा तो आपका 8,000 का बिल आएगा। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, नेपरा और ये सारे जो फैसले कर रहे हैं, अगर वो खुद से पे करें तो उनको लग पता जाएगा कि आवाम की क्या हालत है। क्योंकि ये लोग फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, कोई दुख नहीं है। मैं बता दूं, जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं, जो इदारों में बैठे हैं, इन सब की फ्री बिजली है। इनकी फ्री बिजली हम लोग पे कर रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ, आप पे कर रही हैं। अब ये जो ये फैसले करते हैं और सोलर पैनल लगा लें 12 लाख रुपए का, 10 लाख का, कोई सिस्टम नहीं है। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैंने पूरा चेक करा है, कह रहे हैं 2 लाख रुपए में पूरा घर चलाएं, ऐसा नामुमकिन है। 2 लाख रुपए में पूरा घर कैसे आप चल रहा है? सोशल मीडिया पे देखें ना, आप लगाएंगी, वो ये कहते हैं क्या 2 लाख रुपए में पूरी घर की मोटर, वॉशिंग मशीन, आपकी इस्त्री, आपका तो वो ये भी तो बता रहे हैं कि मोटर भी चेंज करो, पहले वो 20-25 हज़ार रुपए की मोटर चेंज करके 12 वॉट की मोटर लो, सारे पंखे चेंज करो, तो वो एक पंखा ही मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपए का तो एक पंखा है, 12,000 रुपए का पंखा। तो फिर अब ये ऐसे में तो पहले आप इसका बजट तो अलग तय कर लेना कि जो आप पुराने पंखे, खैर पुराने वाले पंखे बिजली भी तो बहुत लेते हैं। हाँ, वो 100 वॉट लेता है पुराने वाले जो है। अभी जो ले रहे हैं, जैसे मैंने लगाए हुए एनर्जी सेवर जो आए हुए इन्वर्टर टाइप के, 12 वॉट है ना, कितने वॉट? नहीं, वो है तो वही AC/DC फैन कहलाते हैं वो, उसमें 50 वॉट वो ले रहा है। अब ये बोलते हैं कि देखें हमारी जो कंजप्शन समझना होगा, सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन है, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा फ़ैन चलता है। तो 100 वॉट के अगर 3 फैन भी चल रहे हैं तो उसकी 1 यूनिट कॉस्ट आती है। फिर आपका देखें घर में फ्रिज 24 घंटे चल रहा है, फ्रिज तो ऑन ही रहता है ना,
फिर आप दूसरी चीज़ें, अब मैं एसी की अरे बात अब नहीं इस कर रहा मुल्क हूँ। में कहाँ फ्रिज ऑन रहते हैं लोग रातों को। अशरफ भाई जैसे ही पीक आवर से पहले 6 बजे 7 बजे का टाइम होता है शहर कराची में, जहाँ पे के इलेक्ट्रिक आपसे पीक आवर चार्ज कर रहा है, लोग अपने फ्रिज बंद कर देते हैं। महराज भाई ऐसी प्रैक्टिस आपने देखी है कि नहीं देखी? फिर वो 11-12 बजे रात के किसी पहर वो फ्रिज खोले जाते हैं कि कम से कम हमारा फ्रिज बंद रहे। मैनेज कर रहे हैं ना अपना बिल। अब मेन ये है कि अगर आप मैनेज एसी विदाउट एसी वाला घर, मैं अभी आज जब सुबह आ रहा था तो सामने वाला की पूछने, क्योंकि उनको पता मैं मीडिया में, वो बिल ला के दिखाने के भाई मेरे घर में तो एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है वो भी 6 घंटा बंद करते हैं रोज हम, और उनका 25,000 का बिल आया। कह रहे कैसे आया भाई? तो मैंने उनको कहा भाई बिल पीछे घुमाएं, उनको मैं अभी बता कर आ रहा हूँ। क्वार्टरली एडजस्टमेंट 3 यानी 3-3 महीने की क्वार्टरली एडजस्टमेंट लगी हुई है और 3-3 महीने की पर सेमी फ्यूल एडजस्टमेंट लगी हुई है। और उसके बाद जो बिल है उसमें आपको पता है ये अदर चार्ज ये सब कितने हैं? 12,000 रुपये का। अब यार आप एक चीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, उसका आप 1 साल के बाद पेमेंट ले रहे हैं, वो कहाँ से देगा वो? और वो परेशान कि भाई मेरे घर में एसी भी नहीं है, चीज़ें एक कमरे में हम सो रहे हैं फ़ैन चला के, ये सब कॉस्ट कम करनी है, और कह रहे हैं 25,000 का बिल। समझ में नहीं गया, एसी है ही नहीं कि चोरी हो रही है। मैं नहीं, लेकिन महराज भाई आप क्या समझते हैं कि हम फिर सारी चीज़ों का जिम्मेदार जो है ना हुकूमत को कहते हैं, आवाम को कहते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े कॉज हैं शहर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने के और जो है स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने के, क्या इसके पीछे वाकई वजूहात हैं या नहीं है? देखिए लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, लूट मार करने पे मजबूर हैं, ऐसे में और करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? भैया गुज़िश्ता रोज़ की बात अभी थोड़ी देर पहले हमने की कि कत्ल हो गया इसी वजह से एक झगड़े में। बात ये कि हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के हाथ में नहीं है कोई चीज़। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो के इलेक्ट्रिक है उसका जो ठेका जो है उसको मनसूख की जाने की काफ़ी बातें कर रहे हैं लोग कि इसको मनसूख किया जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें सदर पाकिस्तान से लेके एक मिनिस्टर तक कोई किरदार अदा कर सकता है। लोग अपने तौर पे परेशान हैं, और जो बात आपने कही वाकई मतलब कितनी शर्मनाक सी बात नहीं है कि एक घर के अंदर अगर एसी नहीं है तो फ्रिज तो बेचारे के पास है, उसको भी वो 6 घंटे बंद रखे। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ कि जो शाम को 6:30 बजे जो है वो फ्रिज बंद कर देते हैं, उसके बाद 11:30 या 11 बजे उसको ऑन करते हैं कि ऐसा ना हो कि पीक आवर्स की वजह से उनका बिल ज़्यादा आ जाए। तो लोग कर रहे हैं मुश्किल में, गुजारा उनका मुश्किल हो रहा है। वो कैसे किस तरह से आप बताइए ना, अपना बजट ही वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनको यही नहीं पता कि इस महीने मेरा बिल कितना आ जाएगा। अच्छा फिर क्या होता है कि वो ना बिल तो हो रहा है सारा कुछ, लेकिन बिल उतना ही आता है, आप अपनी कंजम्पशन कम किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कंजम्पशन कम करें तो यूनिट वहाँ पे बढ़ चुका होता है, बिल उतना का उतना आ जाता है। आप कई दफ़ा हम ये टैली कर चुके हैं यार इतना कंजम्पशन कम कर दी, बिल जूं का तूं है, तो पता लगा जी यूनिट बढ़ चुका था। तो वो आप पैसे उतने ही भर रहे हैं, बस आप अपनी जो है ना वो पेड़ काटे जा रहे हैं, अपनी सारी जो है ना वो मराहत हम छोड़ चुकी है आवाम, और जो कि थी भी नहीं बेचारों के पास, अपनी जेब से खर्च के भी जो है ना आवाम के लिए मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो चले मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले कि आज मौसम कैसा है और कैसा रहेगा, क्या बारिश का भी इम्कान है या नहीं है, तो आइए ज़रा वेदर अपडेट्स देखते हैं। दिखाइए आज मौसम कैसा है शहर भर में, क्या टेम्परेचर है। मौसम जो है वो आज अबर आलूद सुबह से तो था, लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उसमें कह रहे हैं धूप निकल आई है। अच्छा अभी दिन में जी धूप होगी, और जो है वो कह रहे हैं कि हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो चुकी है और मौसम अब चेंज हो रहा है। बारिश का आज का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुबह में हल्की बूंदाबांदी हुई तो ये शाम के औकात में लेट नाइट हो भी सकती है, तो अब हम कुछ कह नहीं सकते बाहर। लेकिन आज हमने आपको दिखा दी कि वेदर फोरकास्ट क्या रहेगी, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है, महराज भाई के BRT का जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से हम इजलास हुआ, कम अज़ कम हुआ तो सही, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एक्सप्रेस वे के हवाले से तो बड़े इजलास हो रहे हैं, जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन वो भी ताख़ीर का शिकार हो गया है। और अभी जो ट्रैक खुलना था अगस्त में, वो सितंबर तक उसकी डेडलाइन चली गई है। यहाँ पर जो BRT है उसकी तो मेरे ख्याल से तारीख पे तारीख ही है बस। नहीं, इसको आप तारीख पे तारीख ना कहें, इसको इजलास पे इजलास कहें। हाँ, इस पे तो वाकई तारीख आई नहीं कि ये स्टार्ट कब होगा, क्योंकि इस पे तो तारीख दी ये बात सही है। बात ये है कि इजलास का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इजलास ठंडे कमरे में बैठकर जो है वो सब लोग आराम से बैठ के गपशप करें और उसको इजलास का नाम दिया जाए। लेकिन बात यह है कि शहरियों को ये चाहिए कि उनको प्रैक्टिकली नज़र क्या आ रहा है,
प्रैक्टिकली तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लोग अभी भी परेशान हैं। सफरी सहूलियात बसेस की सूरत में मुहैया की जा रही हैं, ये भी बड़ा चलो अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये जो अपने मंसूबे हैं, इनको अपनी मुद्दत जितनी दी गई थी उसमें इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद महंगाई की जो लहर आई, डॉलर के रेट और 10 किस्म के मामलात आए, तो वो उसका बजट तकरीबन डबल पे चला गया। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। अब एक चीज़ अगर 10 रुपये में बन सकती है, आप उसको डिले करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 30 रुपये पे चली जाएगी। यहाँ पर मसला ये है। अब उसमें जाहिर सी बात है कुछ करप्शन के मामलात भी आते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो सिंध में अगर आप किसी छोटे से रोड बनाने का भी ठेका अगर लेते हैं तो 25% आप जो है वो मुबैना तौर पर अदा करते हैं, तो उसके बाद आपको कहीं जाके वो ठेका जो है वो मिलता है। तो हमारे सूरत हाल तो ये है। अब BRT के मामलात में लोग, अब आदत पड़ गई लोगों को। पहले तो वो ये कहते थे कि जी बड़ा रश था और हम बड़ी परेशानी से गुजरे। अब लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया। ठीक है, अपने रास्ते तब्दील कर लिए उन्होंने। मतलब अगर वो सीधा रास्ते से अगर जा सकते थे और 5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल से पहुंच सकते थे, अब वो 8 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं और 8 किलोमीटर पे पहुंच रहे हैं, अपना फ्यूल भी ज़ाया कर रहे हैं, उन्हीं की जेब पर वो भारी गुजर रहा है। लेकिन बात यह है कि इन इजलासों में कोई फ़ैसले किए जाएँ, ठोस अमली इक़दाम उसमें दिखाए जाएँ कि हाँ जी ये डेट है और ये तमाम काम हो चुका है और इस तारीख को हम इसका इफ्तिताह कर देंगे, तो बात समझ में आती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इजलास तो हुआ, बड़े अरसे बाद हुआ है BRT के हवाले से। बहुत अरसे के बाद मैं कह रही हूँ, एक्सप्रेसवे के हवाले से इतना इशू बना हुआ है मीडिया पर, तकरीबन रोज़ाना ही इसके हवाले से कोई ना कोई रिपोर्ट नशर होती है, उसमें बताया जाता है कि भाई लोग कितने परेशान हैं। लेकिन बहरहाल वही है बात के कान पे जू नहीं रेंगती उन लोगों के। लेकिन सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश तो करनी चाहिए, वरना भड़ास तो सभी निकाल है। BRT के फंसे हुए, इनका रोड खराब हुआ है, आपको बता दूं इनका ले जाना आना बड़ा अगले 2 साल नहीं बनेगा ये, आपको बता दूं। अगले 2 माह के भाई टारगेट दिया है कि जो जिना एवेन्यू का जो ट्रैक है ना उसको 2 माह के अंदर खोला जाए। बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें हैवी ट्रैफिक भी होता है और सिंगल लाइन के अलावा गाड़ी चल नहीं सकती। नहीं, अब मैंने आपको पहले याद है हमने इसके ऊपर किया था, मैंने बोला था सारे मिनिस्टर, CM साहब, इज़्ज़त माफ और ये सारे इनको लेकर आए, सिर्फ गुलशन और पूरा ट्रैक जो यूनिवर्सिटी रोड वाला जब वो सर्विस लेन पे जाता है, इनको रोज़ गुजारें वहाँ से, रोज़ गुजारें तो उनको लग पता जाएगा कि क्या अजियत है। यानी सर्विस लेन पे पूरा मेन 4 लेन की गाड़ियाँ जब जा रही हैं, आप इनको एहसास नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। और मैं बता दूं कि अगले 2 साल ये नहीं होगा। काम कहाँ शुरू करेंगे? यूनिवर्सिटी रोड के आखिर में सफूरा से आगे, और बंद कहाँ से किया हुआ है आपने? आसन सेंटर से, यानी कि गुलशन वाला नीपा के पास से, नीपा भी बंद किया हुआ है। फिर आप आगे आएंगे, वो तो जो इम्पैक्ट है उसका वो आवाम पे आ रहा है। आवाम का दिमागी ऐसा है कि वो बाइक वाला भी, गाड़ी वाला भी, हर किसी को जाना है ना, और जाके पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ लड़ाई होती है। ये आपने जब ये खबर पड़ी थी स्टार्ट में कि BRT के ऊपर वो हुआ, मैं हैरान हो रहा हूँ कि BRT के ऊपर हुआ तो कल एक ऑयल टैंकर सिर्फ बलोच कॉलोनी पे गिरा। यकीन करें कितने घंटों बाद वो हटा, कितने घंटों बाद टीम आई, और पूरे कराची के लोग जो शरफ फैसल से जा रहे थे, मैं खुद जो फंसा, मैं 1.5 घंटे में ऑफिस पहुंचा हूं, जो मेरा 20 मिनट 25 मिनट की ड्राइव है, और वो मुझे पूरा घूम के मतलब ऐसा फंसा, गाड़ियां आमने सामने आ गई। वो जगह मिली गली में जाने के बाद मैं शाह फैसल से होकर आया हूँ, यानी एयरपोर्ट गया हूँ, वहाँ से शाह फैसल से कोई जगह नहीं मिल रही थी ना, कहाँ से जाते। की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया। आपको पता 15 घंटे ब्रिज बंद रहा है एक ऑयल टैंकर की गिरने की वजह से। नहीं तो ना उठाने की वजह क्या थी महराज भाई? रात को 1 से 2 बजे के दरमियान में ये वाक़या पेश आया। अगर रात में ये लोग काम शुरू कर देते भाई कि उसमें से ऑयल निकल रहा है, ऑयल बह रहा है, और सारी जितनी भी इंतजामिया है वो आ जाती हैं अगर टाइम से, तो सुबह में इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती। पूरी रात उस पर काम शुरू नहीं हुआ, सुबह फिर जाहिर सी बात है लोगों ने देखा तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है, लोगों ने उसमें ऑयल वगैरह चोरी करना शुरू कर दिया। किमाड़ी ऑयल टर्मिनल से निकल के एयरपोर्ट जा रहा था, जेट फ्यूल था, जहाज़ों में डलता है ये, JP1 कहलाता है ये, वो जा रहा था। वो जो लोग ले रहे थे ना, वो अगर बाइक में या गाड़ी में डालेंगे इंजन भी सीज हो जाएगा, क्योंकि ये जेट फ्यूल बिल्कुल एक मिट्टी का तेल जैसा होता है ना, उस कैटेगरी का होता है। लेकिन अगर आपने बाइक या गाड़ी में किसी चीज़ में भी इस्तेमाल किया, इंजन वाले में, वो सीज कर जाएगा। अब हमारी पब्लिक ऐसी, और वो हाईली फ्लेमेबल होता है। खुदा ना खासा कोई वहाँ से जो जा रहा था, क्योंकि 40,000 लीटर था, और वो कोई जाते हुए सिगरेट पी रहा होता, कुछ हो रहा था, जो लोग बच्चे, आप यकीन करें जो फुटेज आई, बच्चे तक वो घर वालों ने भेजी, मतलब वो लाके। आप ये देखें कि इस तरह का एक वाकया हमने डिस्कस किया था कि हमें याद है वो वाकया कि कितनी बुरी आग भड़की थी, और लोग वहाँ पे यही कर रहे थे कि
जो है वो ये डब्बे बोतलें कितने लेके लोग उसमें पहुंच जिंदा गए। जल गए थे बेचारे। कितने लोग और सेकंडों की बात होती है जो अशरफ भाई कह रहे हैं कि हाईली इन्फ्लेमेबल, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी रही, अवाम भी तो बेवकूफ़ी का मुजाहरा करती है, अब इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, अवाम की गलती है बिल्कुल। लालच है, इसको लालच कहेंगे ना। सही बात है, सही। हालांकि उनको ये भी नहीं पता उनके किस काम का है ये तो उनको दोपहर के बाद जब मीडिया पे चला है तो पता चला जुगाड़ू होगा। इतने को किसी ना किसी काम में ले ही लेंगे। लेकिन आप बताएं 40,000 लीटर जेट फ्यूल बच गया, सिर्फ 5,000 उसमें से ज़ाया हुआ, जिसमें लोगों ने भी लूटा है और उसके बाद वो फैला भी है। 40,000 लीटर्स जो है वो उसको फिर सेफली इन्होंने मुंतकिल किया दूसरे टैंकर में। ये सारा जल्दी टाइम ये जो है काम ना, कर लेते ये टैंकर में मुंतकिल करना। मैं कल भी जाते में ये सोची थी कि इतना बड़ा क्या मुश्किल काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये टैंकर जाके अनलोड तो होता होगा ना कहीं ना कहीं, तो उसको अनलोड करें, कुछ ना कुछ करते हैं। दुआ ये है कि बस जब काम शुरू करना इन्होंने शुरू किया ना तरीके से, तो यकीन कीजिए कि 4 घंटे 5 घंटे में सब कंप्लीट होकर रोड खुल गई। लेकिन पूरी रात आपने काम नहीं किया और सुबह क्या वजह जब थी रात ट्रैफिक काम का ना इज़्ज़ा- करने की? किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। और क्या वजह क्या होगी, ये तो गफला तो लापरवाही की इंतहा है कि एक ऐसा ट्रैक जो कि जहाँ से लाखों गाड़ियाँ लाखों लोग गुजरते हों, उस पर कोई हादसा हो जाता है तो उसको पूरी रात ये देखने वाले ही कोई नहीं है सिवाय सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी लगा दी, काम करने वाला कोई नहीं था, सब सो रहे थे। जब सुबह उठे अपने अपने दफातर को पहुंचे, प्रेशर पड़ा, मीडिया को देखा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब आने शुरू अच्छा, हुए। हमारी ऐसी चीज़ों पे ना मेयर कराची और जो डिपार्टमेंट्स के एमसी कोई और एक्शन भी नहीं लेता कि भाई शहर में ऐसा कुछ हो गया और रातों रात चीज़ हो गई है तो आप सुबह तक जो है ना आपका। वाकया ऐसा था कि कम से कम मेयर साहब को आना मैं जरूर यही चाहिए तो था। कह रही हूँ। और मेयर आने साहब के का साथ कोई अता पता नहीं था। आने के साथ आप रेगुलेट अभी भी जवाबदेह हैं आप कि क्यों ऐसा आवाम को इतनी मुश्किल हुई। इतना बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वर्किंग आवर्स, वर्किंग डे, उसमें लोगों के तो मतलब कोई ये बस इजलास हो जाते हैं और उसमें बैठे बैठे वही जवाब किसी के पास नहीं है और तावीलें और बहाने सबके पास हैं। अपनी गफलत को छुपाने वाली बातें हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि अगर अमली काम होता तो यही काम रात को या सुबह में निपट जाना चाहिए था, जो कि 15 घंटे बाद निपटा और 15 घंटे बाद लोग जो है वो उस ट्रैक को इस्तेमाल कर सकें। तो फिर इन इजलासों की अहमियत क्या रह जाती? वही ना, मैंने वो एक ही इतना बड़ा जो हुआ उसके ऊपर भी मुतलका इदारे को कुछ ना कुछ तो करें ना, पूछगछ करेंगे तभी तो काम करेंगे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे पूछगछ है नहीं और वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो आपने ऐलान किए हुए हैं, क्योंकि ये वाला एक जो मलिर एक्सप्रेसवे जो हम बार बार नाम लेते हैं, क्योंकि ये FW के पास FW प्रॉपर टाइमिंग के साथ काम कर रहा है और प्रॉपर अगर ये किसी और को प्राइवेट को दिया हुआ होता, पैसे नहीं मिलते तो गया था ये। और जैसे कि ये BRT लाइन है, BRT लाइन के लिए बस एक यही दुआ है तो वहाँ के लोग और जो उस सड़क को यूनिवर्सिटी रोड को इस्तेमाल करते हैं खुदा के लिए, वो पहले यूनिवर्सिटी रोड बनाई, अरबों रुपए लगाए, मतलब पाकिस्तान की सबसे महंगी सड़क बनी थी, पता है ना आपको, याद होगा आपको। यानी कि यूनिवर्सिटी रोड जो सफूरा तक बनाई गई थी, ऐसा ही वो मतलब इस सिटी की बात करें या पूरे सिंध की सबसे महंगी सड़क बनाई गई थी। और जब आपको ये BRT लानी थी तो उसी वक्त कर लेते, कुछ इतने अरबों रुपए लगा के फिर उसको दोबारा तोड़ के और पूरा बंद कर दिया है आपने। अब फिर अभी भी वो कंजेस्टेड सा ही फीलिंग आ रही है वहाँ पे। अभी जब BRT का ट्रैक बन भी रहा है तो जब उसको पार्टीशन और सेग्रीगेट कर दिया है तो वो बड़ा एक वो समझ नहीं आ रहा। सही कह रही हैं आप। पूरा ट्रैक आपका जो है ना, फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ये नहीं कंसिडर कर रहे कि अभी आप सर्विस रोड ख़त्म कर रहे हो। अभी नज़र नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी के गेट के साथ मेरा गुजर हुआ तो जी NAD यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी दोनों लाइन से वहाँ पर है, कितनी बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ पर पैदल चलते हैं। बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स आते हैं, वो अंदर उतरते हैं, पैदल चलते हैं, आमदोरफ्त होती है। फिर जब फॉर्म्स लगते हैं तो वो गेट्स के ऊपर लाइनें लगती हैं। ये सब कहाँ होगा? सड़क पे होगा। नहीं, वे तो अब बुला के पूछे ना आप। अभी मेरे आप एक्सपेंड तो उसको चिपका के बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने 2 लेन्स छोड़ी हैं उसमें भी अगर एक लेन में तो ये सब कुछ मामला चल रहे होंगे तो फिर वही 1 लेन पे ट्रैफिक जाएगा। मुझे अभी तक उसका कोई डिज़ाइन और प्लान समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो आई नो वहाँ पर क्या इशूज़ हैं। आने जाने में कितनी मुश्किल, आपको याद होगा एक्सीडेंट्स होंगे। यूनिवर्सिटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था, याद बहुत बुरे अशरफ भाई वहाँ तो हुए हैं। जो हाई स्पीड गाड़ी ने, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, उसके बाद जब हम लोग थे कॉमर्स डिपार्टमेंट, जब हमें पता चला जाके देखा था, कोई पहचान नहीं सकता था। जो मतलब अब गाड़ियाँ कुचल गई हैं, लोग स्टूडेंट्स मरे हैं, टैंकर्स वालों ने स्टूडेंट्स को हिट किया है, हमारे सामने, हमारे वक्तों की बात है। वो आज तक कुछ हुआ? वो ड्राइवर भाग जाता है, जैसे ये वाला हुआ था उस ऑयल टैंकर नीचे, वो गाड़ी पे बेचारा वो जाबाक हो गया, वो ड्राइवर भाग गया। अब मेन ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना, ये क्या बोलें इस सिस्टम को, एक जो इजलास हुआ सवालिया निशान है। मेरा ये है कि इजलास ये वहाँ आके करें ना एक दफ़ा, खुदा के वास्ते के आएँ, आके देखें कि आवाम को कितनी तकलीफ़ है।
आवाम से पूछे तो फिर बताएगी आवाम कि आप जो इजलास कर रहे हैं और बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको कि प्रोजेक्ट क्यों नहीं चला, तो प्रोजेक्ट देन आप बस ऐसे ही चला देते भाई। बाकी शहर में तो चल रही है ना बसें, शहर फैसल पे कोई ट्रैक तो नहीं बन रहा ना, बसें चल रही हैं। वैसी यूनिवर्सिटी रोड किसी कुशादा थी, उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आप रोड पे ही चला देते, आपको जिसने भी प्लानिंग, आपके पास पैसे नहीं है, डोंट डू इट। नहीं, ये किसका होल सोल किसका मंसूबा है? सिंध हुकूमत का है, कोलैबोरेटिव विद फेडरल गवर्नमेंट है, क्या है ये? वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व कौन है इसमें? वर्ल्ड बैंक के पैसे सिंध हुकूमत जो है उनको बना के दे रहा है। नहीं तो वर्ल्ड बैंक जो है वो तो अपने प्रोजेक्ट्स बड़े स्पीड अप करा रहा है, जैसे एक्सप्रेसवे हो गया, या हमने वो देखा कि मलीर में जो सऊदाबाद तक और मेमनगोड तक रोड बनाना है वो भी उन्होंने बड़ा जो है ना जल्दी बनाया। तो ये इसको क्या मुसीबत के लिए ना वो कर्जा देता है, फिर ये यहाँ आके उसके जो PC1 बना के जो थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है उसको देते हैं, और उसमें इतना डिले, क्योंकि पैसे अगर मैं आपको नहीं दूंगा आप काम रोक देंगे। और जब वो डिले हुआ, जब ये दिया गया था प्रोजेक्ट, उस वक्त $180 का था, फिर $300 का हो गया, सही, फिर काम रोक दिया गया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, माल का हाल दिखाएंगे, करेंसी रेट्स का जैसे अशरफ भाई ने जिक्र किया उस पर भी आपको अपडेट देंगे और मजीद खबरें भी होंगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब सबसे पहले माल के हाल पर नजर डालते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं। दिखाइए, करेंसी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अशरफ भाई ज़रा बताइएगा कि क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल इजाफा नज़र आ रहा है, और कैनेडियन डॉलर बढ़ गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें US डॉलर की तो उसके ऊपर बहुत कुछ सऊदी रियाल कहाँ जा रहा है भाई? 74.63 पे पहुँच गया है, कल 5253 ऐसे कुछ पैसा थे। डिमांड आई, क्यों बढ़ रहा है? डिमांड आई हुई है, उसकी वजह से जैसे कि अब हज के बाद उम्रे की फिर से डिमांड आ गई है। बाकी वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू होती है, तो जब आप कोई ख़रीदारी करते हो उसकी प्राइस, जैसे डॉलर की भी देखें तो डॉलर इंटर बैंक में जो है वो ऊपर बढ़ा तो ओपन मार्केट में भी बढ़ गया। तो अभी नीचे आएगा या ये बढ़ता ही जाएगा? देखें अभी IMF की डील हुई है, वो पैसे आएंगे जो $7 अरब किस्तों में, तो फिर कहा जा रहा है आगे चल के रुपये के पे जो प्रेशर है वो कम होगा। बाकी आवाम के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड होगा उसका कुछ नहीं इसका कोई हल नहीं। उसका IMF की किस्त आती है तो बड़े हमारी यहाँ, मैं बड़ी हैरान होती हूँ उन खबरों के ऊपर जिस तरह से हम चला रहे होते हैं। एक और हाँ किस्त मिल गई, ये हो गया, फलाना हो गया। अरे भाई ये भरना अमीन है, ये सोचो कि ये हमसे ही लिया जाएगा और किस मद में लिया जाएगा। ये भी हम बात कर ही रहे थे। काटी भी बड़ा जो है ना बिजली की कीमत कम करने का उन्होंने प्लान दिया, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से कम होगा? देखिए बहुत सिंपल है, बिजली के जो यूनिट है, जो टैक्सेस कह रहे हैं एक तरफ रखें, जो एक्स्ट्रा चार्ज कैपेसिटी चार्जेस जो है पर यूनिट 24 रुपये हैं, और ₹3.23 जो है ना जो सूद है सर्कुलर डेट का वो लिया जाए, तो टोटल ₹27.23 बनता है पर यूनिट। तो कह रहे हुकूमत इसको जो है ये जो आवाम पे बोझ ज़बरदस्ती का डाला हुआ है ये ख़त्म करे। तो जो प्राइस है वो 50% कम हो जाए, यानी जो आवाम को एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वो। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि जो सूद उसका किसी और का सूद हम अदा करें, यानी कर्जा किसी और ने लिया उसका सूद हम दे रहे हैं। अगर प्लांट नहीं चल रहा है तो उसका प्लांट को उसकी कैंसिल करें मुआहदा, उसके बंद प्लांट के पैसे हम क्यों दें? ये दो सवाल थे, उसके ऊपर उन्होंने प्लान दिया कि ये दोनों हुकूमत ही बैठ के, क्योंकि हुकूमत ने मुआहदा किया है, आवाम को नुकसान हो रहा है। ये सारे शोर शराबे में जिस वक्त अभी IPPs के ऊपर अब सब शोर कर रहे हैं, जिसमें आपकी सियासी जमातें भी शामिल हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है, अवाम भी शामिल है, ताजिर बरादरी भी शामिल है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है। कौन सा ऐसा तबका है जिसको हम IPPs का नहीं पता और वो इस बारे में बात नहीं कर रहा? लेकिन व्हाट इज़ द आउटकम, हुकूमती रिस्पॉन्स इस पर क्या है? आप लोगों ने क्या देखा? कोई जवाबदेह है मेराज भाई, या इसको सीरियस भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे? कौमी असम्बली तक बात चली गई, करारदादें मंजूर करने के लिए मुस्तफा कमाल साहब ने भी जमा कराई है। बिल्कुल बिल्कुल, MQM भी इसमें मैदान में आई है, और इसके अलावा आम पब्लिक भी इस पर बात कर रही है। लोगों में रुझान और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो चुकी है, वो इस बारे में सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन इन एहतजाजों के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, मतलब ये तो ऐसा हम हमेशा कहते हैं ना कि अंधेर नगरी और चौपट राज, तो यकीन करें कि ये मिसाल जो है ना इस वक्त सादिक आती है पाकिस्तान पर और सिंध पर खुसूसन, कि जहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं है और ना कोई जवाब देने वाला है। हुकूमत की जानिब से इस बारे में अभी तक किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इसकी कोई वजह बताई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो अंधेर नगरी और चौपट राज में जितना हो सकता है उतना हो रहा है। बस अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि आगे कोई बेहतरी के मामलात बने।
अल्लाह ताला वाकई बेहतरी के मामलात करे और हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए कुछ सीरियसनेस का मुजाहरा करे हमारी हुकूमत। तो यकीन करें मसले ऐसे नहीं हैं जो हल नहीं हो सकते। दुनिया के मॉडल्स हमारे सामने मौजूद हैं, वसाइल हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ अरसा, कुछ साल लगाने होंगे जो कि क्रूशल होंगे। अगर हम इस्टेब्लिश कर लें तो हम इन क्राइसिस से निकाल सकती हैं हमारी हुकूमतें। लेकिन बात वही है कि आप कितना जो है वो ऑनेस्टी के साथ, दयानतदारी के साथ इस मुल्क को संवारना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। बातें बहुत आसान है, अमल बहुत मुश्किल होता है। करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी बर्थडे भी है तो उनको विश करते हैं। मारूफ पॉलिटिशियंस हैं, आप सब जानते ही हैं। तो सिटी 21 की जो टीम है वो आसिफ अली जरदारी साहब को बर्थडे विश कर रही है। तो आइए हम सब देखते हैं, उनके बारे में एक पैकेज भी तैयार किया है, आइए नज़र डालते हैं उस पर। आसिफ अली जरदारी की विलादत 26 जुलाई 1955 को कराची में हुई। इनके वालिद हाकिम अली जरदारी नवाब शाह के जमींदार और सियासी शख्सियत थे। आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से हासिल की। कॉलेज की तालीम पिटारो कैडेट कॉलेज जामशोरो से हासिल की। आसिफ अली जरदारी जवानी के दिनों में भी पोलो और शतरंज खेलने के दिलदादा थे। 1987 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। वो मेंबर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर और सेनेटर मुंतखब हुए। इसी दौरान आसिफ अली जरदारी ने कई मरतबा मुख्तलिफ जेलों में तवील असीरी भी गुजारी। आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ अदवार में जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। असीरी के दौरान इनकी जुबान काटने की कोशिश की गई और इन्होंने तशद्दुद के वाक़यात भी बर्दाश्त किए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बन गए और 2008 से 2013 तक सदर मुमलिकत रहे। इसी दौरान इन्होंने तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए। 18वीं तरमीम के जरिए 1973 की आइन की असल शक्ल में बहाली और सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा करार दिलवाने समेत इन्होंने मुल्क में सियासी मफाहमत की नई तारीखें रकम की। आपने 5 साल हमारी हुकूमत देखी थी। आई कांट से कि इट वाज द बेस्ट रन, I can't say it couldn't have been better, but all I can say that it was better than everybody else. आसिफ अली जरदारी ने सियासी मफाहमत और बेहतरीन हिकमत अमली से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को ऐवान सदर खाली करने पर मजबूर किया। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर हैं। सियासी हिकमत अमली के तहत इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI के खिलाफ तहरीक आदम-ए-एतमाद को कामयाब कराया और 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद दूसरी बार मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से इनकी सालगिरह को प्रेसिडेंट डे ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है। तो आज सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी साहब, बर्थडे में उनको हमने सबके ने विश किया और यकीनन मफाहमत के बादशाह हैं और रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स को जब हम कहते हैं तो कहते हैं ना कि मफाहमत की सियासत में उनका कोई सानी नहीं रखता। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आसिफ अली जरदारी साहब एंड थैंक यू सो मच। मेराज अख्तर साहब एंड अशरफ खान साहब, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का जो हमारा मौजू है वो ये कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में देख रहे हैं कि ये फ़ोन हमारे पास स्मार्टफोन्स मौजूद हैं और इन स्मार्टफोन्स के ऊपर हर चीज़ बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अब बात यह है कि आप ख़ुद कितने स्मार्ट हैं और आप उन चीज़ों को, उन ऐप्स को इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी जो है ना, हम देखें कि गूगल की जब हम बात करते हैं तो गूगल ने आपकी ज़िंदगी को समझ लें आधा आसान कर दिया है और AI के आने के बाद तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में नज़र आ रहे हैं। तो हमारे सबके फ़ोन्स के पास गूगल अकाउंट्स मौजूद होते हैं, जो भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, और जब हमारा गूगल अकाउंट है तो गूगल मैप्स भी हम सब यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हम उस गूगल मैप को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? उसमें क्या क्या चीज़ें, फ़ीचर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर कितने हेल्पिंग हैं, कितना हमारी ज़िंदगियों को आसान किया। हम ये समझ रहे होते हैं कि खाली नेविगेशन पर्पज़ के लिए, यानी आप लोकेशन शेयर करें और वहाँ तक पहुँच जाएँ, इतना ही काम गूगल मैप का है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं
कि अगर हम उनको सीख लें, समझ लें, जान लें तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। जैसे हम गूगल मैप की बात करें तो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको कोई पेट्रोल पंप ढूंढना है तो आपको फौरी तौर पे गूगल मैप बता देता है। रेस्टोरेंट्स आप ढूंढ सकते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस ढूंढ सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रीराउट कर सकते हैं अपनी लोकेशन। ये सारी चीज़ें हम गूगल मैप के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन इस सब के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और वो हाथ क्या है, लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का डाटा ऐड करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही कंट्रीब्यूटर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनके कंट्रीब्यूशन से हम देख रहे होते हैं कि राइट डेटा जो है वो शेयर हो रहा होता है और हमारी ज़िंदगियों में उनका कंट्रीब्यूशन है जो कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा होता है। तो हम वेलकम करते हैं उनको शो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे साथ काशिफ नसीदिया साहब मौजूद हैं, आप भी गूगल मॉडरेटर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ मेरे साथ रिजवान शाह भी मौजूद हैं, आप भी कंट्रीब्यूटर हैं, वेलकम टू द शो, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और साथ साथ हम आज इस हवाले से बात भी करेंगे कि गूगल मैप ज़िंदगियों को तो आसान बना दिया है, लेकिन कैसे बन गया ये हम सब नहीं जानते। तो इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स का रोल है वो क्या है, और ख़ास तौर पे इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ ये देख रहे होते हैं कि हर चीज़ को एक तो या तो कोई करना ही नहीं चाहता कंट्रीब्यूट, वॉलंटियर, फ्रीलांस सर्विस, ये वो तो कोई नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे यहाँ ओवरऑल कितना काम हो रहा है इस तरह से, और एज कंट्रीब्यूटर आप लोग कितनी प्रोग्रेस देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और दूसरी बात आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि काम बहुत हो रहा है, मगर अक्सर जो काम है वो गलत सिमत पे जा रहा होता है जी। गलत सिमत से मुराद के लोग मजाक में और मतलब जोक में वो जगह ऐड कर रहे होते हैं, जगहों की डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, तो उससे आम लोग जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। असल कंट्रीब्यूशन जो आप कहीं पे भी अगर कोई बिज़नेस देखते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस देखते हैं, तो वो गूगल खुद आके नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसकी जगह पे हम जैसा ही कोई कंट्रीब्यूटर है वो कर रहा होता है, और वो भी वॉलंटियर, जिसका कोई बदल नहीं मिलता उससे। मगर ये कि हम अपने ही लोगों के, अपने मुल्क के लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम करते हैं। अच्छा, दुनिया भर में कंट्रीब्यूटर्स को गूगल कोई पे नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये सब आपका एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, या इसका भी कोई मैकेनिज्म है, कोई तरीका है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने इतने स्टार्स ऐड कर लिए या आपको इतनी अचीवमेंट्स या गोल्स आपने अचीव कर लिए तो अब आपको जो है वो गूगल पे करेगा, ऐसा कुछ है सिस्टम? बेसिकली इसमें कोई पे ऑफ आपको इसलिए नहीं मिलता कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप इसमें भी आपको पे ऑफ मिलना शुरू हो जाए तो मसला ये होगा, जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, लोग जो है ना इसको अपनी दुकान बना लेंगे कि आपको सिर्फ एक डेटा अपडेट करना है। अब वो उसको वैलिडेट कौन करेगा, आपने जो डेटा अपडेट किया है आया वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि गूगल का यहाँ पे ऐसा कोई ऑफिस है नहीं, हम वॉलंटियरी काम कर रहे हैं। हाँ। अपने तौर पे जो डेटा हम ऐड कर सकते हैं हम ऐड कर रहे हैं, और हम जैसे लोकल गाइड ही उसको अप्रूव कर रहे होते हैं और उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं जो डेटा ऐड करूँगा कि वो काशी भाई या काशी भाई से और जो लोकल गाइड्स हैं उनको वो दिखाएगा गूगल मैप्स कि आया ये जो लोकेशन किसी ने ऐड की है ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर इन्होंने अप्रूव कर दी तो वो मैप पे आपको विजिबल हो जाएगी, अगर अप्रूव नहीं की तो वो पेंडिंग में चली जाएगी। अप्रूव करने की अथॉरिटी किस किस को मिलती है, किस तरह से मिलती है, कितना कोई गोल अचीव करने के बाद मिलती है? काशिफ साहब, क्या होता है अप्रूव? तो बेसिकली जो गूगल का AI है वो ही अप्रूव करता है, मगर उसके लिए तजावीज़ लेता है। अब मैंने अगर कोई एडिट किया है, कोई जगह मैंने अगर नई कोई बिज़नेस ऐड किया है, तो मेरी जो ऐड करने की जो तस्दीक है वो किसी न किसी इस जैसे रिजवान या किसी भी और लोकल गाइड या आप भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके पास भी वो सजेशन आ सकती है कि आया ये जगह यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर आप यस करेंगे, इसी तरीके से अगर वोट हो जाते हैं, 8-10 वोट हो जाते हैं, फिर AI अपने हिसाब से उसको फिर जगह को ऐड कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। मैं काशी भाई की बात में ऐड करूँगा। अब हम क्योंकि एक टाइम से हम कंट्रीब्यूट करते हुए आ रहे हैं, तो जो हमारी जो पर्सनल आईडीज़ हैं वो एक तरह की आपसे कह सकते हैं कि वो उन पर उनका ट्रस्ट डेवलप हो गया। तो हमारे पास जब कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की जाती है तो वो मोस्टली मतलब यही होता है कि वो विदिन कुछ आवर्स में, इवन समटाइम विदिन कुछ मिनट्स में अप्रूव हो जाती हैं। जबकि कुछ आईडीज़ ऐसी हैं जिनका काम रेगुलर नहीं होता, तो वो कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो उसमें हफ्तों भी लग सकते हैं, उसमें महीनों भी लग सकते हैं। नहीं, तो आप लोग इसमें किस तरह से कर रहे होते हैं कि क्यों कि आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? इनिशियली देखें, इस्तेमाल किया था अपने लिए कि जब आप कहीं जाते हैं तो अंडरस्टूड आप मैप का सहारा लेते हैं कि अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आपको नहीं, कहीं किसी का कांटेक्ट नहीं होता, आप गूगल मैप को या गूगल पे सर्च करते हैं। तो अपने तौर पे इस्तेमाल करने के लिए जब चेक किया तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग आती थी, काफ़ी डेटा मिसिंग था। तो जब फर्दर उसके ऑप्शंस में गए, फर्दर उसकी चीज़ों को एनालाइज़ किया तो पता लगा कि यार इस तरीके से आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
और जब कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तो फिर वो एक क्योंकि होता है कि जब आप कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं। आप कोई फ़ोटो ऐड करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई रिव्यू ऐड करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक आपको एक लगता है आपको आप इंजॉय करते हो, तो इंजॉय करते करते चीज़ों को ऐड करते गए। अब अपने मतलब इंजॉय करते करते इतना डेटा गूगल को प्रोवाइड कर दिया कि उससे लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर होता है कि मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स आती हैं गूगल मैप्स की तरफ से, तो उसमें ये होता है कि वो आपको बताते हैं कि जो चीज़ें आपने ऐड की थी उसको इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने उसको यानी कि उनको हेल्प हुई, तो मज़ीद आप मोटिवेट होते हो। और सबसे जो ज़्यादा हेल्प होती है वो रिव्यूज़ से होती है, क्योंकि जब आप किसी रेस्टोरेंट में किसी भी ऐसे प्लेस पे आप जाते हो जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, आपको नहीं पता, तो आप अगर उसका रिव्यू किसी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो मे बी आप उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि होता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेस्टोरेंट्स वाले इस तरह के वो पेड रिव्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन गूगल मैप ऐसा है क्योंकि वो पैसे कहीं से आपको देता नहीं है, तो कोई क्यों आप पैसे ज़ाया करेगा गूगल मैप पर रिव्यूज़ कराने के लिए। और गूगल पर जो रिव्यूज़ होते हैं वो मोस्टली ऑथेंटिक होते हैं, उसमें आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, ऑन एंड ऑफ टाइमिंग आपके पास आ रही है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। सेम लाइक एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आजकल जो हम बड़ा फोकस कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी का, क्योंकि होता है कि व्हील चेयर एक्सेसिबल प्लेसेस जो हैं, हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितनी भी इस तरह के जो प्लेसेस हैं जो जहाँ पे लोग जा सकते हैं वहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी को ख़ास तौर पे उसको अहमियत दी जाए। हम अपनी रिव्यूज़ में ऐड करते हैं, बताते हैं कि घर में अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा है जो व्हील चेयर पर है और आप फैमिली के साथ एक प्लान बना रहे हो, आप जा रहे हो, तो आपके माइंड में होता है कि वहाँ पर ऐसा प्लेस है कि मैं मतलब व्हील चेयर के साथ वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पे हम काम कर रहे होते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा, जो फाइनेंशियल आपने कहा कि कोई इसमें फ़ायदा है या नहीं, तो ये जो काम जो गूगल मैप्स पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं ये हम गूगल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं करते, बल्कि हम अपने मुल्क के लिए करते हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए करते हैं और अपने मुल्क की जो सयाहत है, जो टूरिज़्म है, उसको फ़रोग़ देने के लिए करते हैं। इससे वाकई टूरिज़्म को कितना फ़रोग मिलता है, क्योंकि अगर हम दुनिया भर में देखें जहाँ पे भी हम जाने का प्लान करते हैं तो हमारे पास आप लिखोगे ना टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो आपके पास अब तो गूगल पे ही अगर आप लिखो तो मैप पे ही अगर आप सिर्फ सर्च करेंगे नियर बाय में कहाँ आप यहाँ कॉफ़ी पी सकते हैं, आप इस पार्क में जा सकते हैं, तो बड़ी एक अच्छा आपके पास दुनिया में जाके आपको किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है गाइड वाइड की, क्योंकि आपके पास फ़ोन्स मौजूद हैं। तो ये हमारे यहाँ कितनी प्लेसेस हैं इस तरह से और टूरिज़्म के लिए कितना हेल्प कर रहा है। नॉर्दर्न साइड में चलें, कराची इज़ वेरी एक्टिव और हम मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम अपर एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पर भी इसी तरह से कंट्रीब्यूटर्स हैं और उतना ही डाटा अवेलेबल है क्या काशिफ साहब? देखिए, आपने जो सवाल किया उसी में सबसे पहला जवाब है कि आप कभी कोई टूरिज़्म की प्लेस अगर देखना चाहते हैं या उसको सर्च करना चाहते हैं तो आप कहाँ सर्च करते हैं? गूगल पे ही सर्च करते हैं, और गूगल पे सर्च करते हो सबसे पहला डाटा आपके पास गूगल मैप्स का ही आता है, ठीक है ना। और जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ के कंट्रीब्यूशन है, तो अब पूरे पाकिस्तान से लोग जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, हुंजा, गिलगित और कश्मीर और बाकी जितनी भी जगह हैं, तो वो जाते हैं। और जब आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको गूगल मैप से ऑटोमेटिकली आपको सवाल तो आएगा कि आप जहाँ पे खड़े हुए ये वही जगह है या ये कोई टूरिस्ट प्लेसेस है। बहुत सारे सवाल आपके पास आते रहते हैं, तो आप जब जवाब देते तो वो खुद ही ऑटो एक उनके पास भी एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, और फिर जैसे ही कोई गूगल मैप्स का कोई कंट्रीब्यूटर जो वहाँ पे गया हुआ होता है और वो जगह ऐड करता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जगह ऑथेंटिक समझी जाती है। मतलब चैलेंजेस हैं वहाँ पे, क्योंकि एक तो नेटवर्क का सम टाइम इशू होता है उस तरह की, और प्लस ये कि जो लोग वहाँ जाते हैं अक्सर लोग अब वहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। अब आप एंजॉय करने आते हो तो एक माइंड में होता है कि यार मैं ये अपनी एंजॉयमेंट देखूँ या मैं ये काम ऐड करूँ ना, लेकिन उसमें अगर ऐसा होता है कि जैसे अब कंट्रीब्यूटर जो यहाँ कर रहा है अगर इस तरह कोई वहाँ जाता है तो वो वहाँ के प्लेसेस भी ऐड कर सकता है। और अब प्लस ये कि हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाकिस्तान की जो लोकल गाइड्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है। अब वहाँ पर भी उस तरह भी काफ़ी हमारे पास ऐसे हैं लोकल गाइड्स जो कि उस एरिया के जो प्लेसेस को जो है वो अपने तौर पे ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन बात हुई कि डेटा यहाँ के मुकाबले में वहाँ का डेटा अभी भी स्टिल बहुत कम। अच्छा, जो फेक इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं तो इसको किस तरह से रिमूव कराना पड़ता है, क्या होता है? और ये जो फेक लोकेशंस वगैरह आ जाती हैं कितना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसको कैसे रिमूव करा सकते हैं काशिफ साहब या नहीं होता? देखिए, अभी एक पिछला एक ट्रेंड चला था कि यहाँ मतलब पुलिस के बारे में था कि यहाँ पे टोले हैं, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो वो एक फ़ेक लोकेशन होती थी। तो करीबन हमने मिल के 80 से 90 तकरीबन लोकेशन हमने रिमूव की, क्योंकि वो अगर आज इसको हम फ़रोग़ देंगे तो कल कोई और भी नई फ़ेक प्लेसेस ऐड करना शुरू कर देते हैं।
और उसको रिमूव करने का तरीका गूगल मैप्स में ही मौजूद है। गूगल मैप्स में अगर आप कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो सजेस्ट एंड आप किसी भी प्रोफाइल आप देखते हैं जो फेक आपको लगती है तो उसी प्रोफाइल में सजेस्ट एंड एडिट आता है। आप वहाँ पे जाके आराम से आप भी रिमूव कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं ही कर सकता हूँ, ये कोई भी कर सकता है। अगर आप कोई चीज़ इसमें गलत देखते हैं तो आप इसको रिमूव करें, ये आपका फ़र्ज है। और अभी स्टार्ट इन्होंने मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि एक लोकेशन को, यानी कि आपने मतलब जस्ट लाइक कि कोई बाइकर जा रहा है उसको बताने के लिए कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला या यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो आपने उसको एक पॉइंट बना दिया, एक डेस्टिनेशन आपने क्रिएट कर दी। अब वो मैप पे एक ने देखा, दो ने देखा, करते करते पूरे शहर में वो उस तरह की लोकेशन ऐड होना शुरू हो गई। अब ये बात यहाँ से चलेगी तो आप देखें कि इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है। जैसे जस्ट लाइक मुझे किसी के घर का पता है या मेरी उससे कोई पर्सनल कोई इशू है तो मैं उसकी घर की लोकेशन ऐड कर दूंगा और मुझे जो भी उससे कुछ गाली जो लिखी हुई थी। मतलब हाँ इस तरह के गाली वर्ड्स, लिख के मतलब और फिर ये था अब्यूसिव कि वर्ड के साथ डैश मैं ऐड कर दूंगा। गूगल मैप पे कर रहे हैं। हाँ तो कौन अब लोग हो ये हैं? रहा है कि अब ये वॉलंटियर काम है ना। अब गूगल तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके, क्योंकि उनकी अपनी टीम तो यहाँ पे कोई है नहीं, मतलब हम वॉलंटियर ही काम कर रहे हैं। अब वो आपने कोई अब्यूसिव वर्ड के साथ कोई चीज़ ऐड कर दी तो आप सोचें कि एक सही अच्छा प्लेटफॉर्म जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी थर्ड पार्टी ऐप्स उस मैप को यूज़ कर रही हैं, और आप जब इस तरह की चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो सारा डेटा वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात, सही बात आप बिल्कुल कर रहे हैं। बस लोगों को भी अंडरस्टैंड करना। हमारे यहाँ 15 हेल्पलाइन आई थी, उस पर फेक कॉल्स करते थे, इमरजेंसी कॉल पीछे रह जाती थी, लोगों की जानों का जो है ना मजाक उड़ाया होता था। तो ये हमारा मिजाज जो है ना ये बड़ा ख़राब है और हमें अपने तरबियती पहलुओं पर भी जो है ना सोचना चाहिए और उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? फारूक नाजिर से। जी फारूक साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल काशिफ साहब से ये था कि ये गूगल पर हम लोकेशन पर लगाते हैं और हमने कहीं जाना होता है वहाँ, तो हमेशा यही होता है, ज्यादातर हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि गूगल आपको कहीं से कहीं और ले जाता है, 2 गली 3 गली आगे। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब आपने पिन मार्क करी हुई है फिर भी आपके कहते हैं किसी और जगह पर कैसे पहुंच जाता है? राइट, ये तो सबके साथ होता क्या है कह रहे हैं? कि कहीं आप Pin लोकेशन point लगाते pin हैं point और वो कहीं आपको दूर पहुंचा देता है, Pin लाइक point थोड़े 2-4 गलियां आगे पीछे गली में, कभी कहीं किसी और रोड पे। तो ये क्यों होता है? जब आप पिन पॉइंट पे लोकेशन ऐड हुई हुई है तो वो आपको पहुंचाता नहीं है। पिन पॉइंट अगर जो दी हुई है तो गूगल सबसे आसान जो रास्ता और जो करीबी जो जगह होगी ना आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। और तकरीबन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि तकरीबन 30 मीटर्स तक तकरीबन हाँ इतना 30 मीटर रेडियस तक होता है। तो- क्योंकि होता है कि बेसिकली आप कोई पिन पॉइंट, जैसे अब यहाँ जिस लोकेशन में हम बैठे हुए हैं, अब लोकेशन जो ऐड हुई हुई ना अगर आप देखें तो एक गली इस तरफ है, एक गली उस तरफ है। अब होगा ये, अगर किसी ने ऐड करते हुए अगर वो थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा तो वो वाली स्ट्रीट बराबर में होगी, बेशक मेन गेट इस तरफ है। तो गूगल मैप पे क्योंकि ऐड होते हुए वो पिन पॉइंट सेलेक्ट किया गया था तो आपको वो वहाँ से दिखाएगा और आपको लगेगा कि यार मैं तो मतलब लोकेशन बराबर वाली गली में, मुझे मैप इधर ले आया। तो यही इशू होता है। तो इसलिए जब आप कोई चीज़ ऐड करें तो ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि जो आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस किस तरफ है, क्योंकि वो लोकेशन तो बेशक अगर वो चारों तरफ से फैली हुई है तो एंट्रेंस के करीब आपने ऐड करना है ताकि कोई भी जब उसको सर्च करके जाए तो वो एंट्रेंस से होता हुआ जाए। ऐसा ना हो कि उसकी बैक साइड पे चला जाए फिर आपको पूरा वो राउंड अबाउट घूम के आपको दोबारा आना जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो एंट्रेंस से तकरीबन हम 100 फीट दूर बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ की पिन लोकेशन करेंगे ना तो ये आपको एंट्रेंस जो है होगी तो वो पीछे से दिखा रहा होगा, सही। पीछे गली से। असल में जो ऐड कर रहा है उसको थोड़ा सा इस बात का उसको थोड़ा ख्याल सा करने की ख्याल जरूरत है। करना और जो लोग पहुंच भी रहे हैं वो भी ज़रा देखें, पहले से ज़रा पूछ लें तो वो भी आसानी जाती है, वरना लोग वाकई बहुत परेशान, खासतौर पर गलियों वाले रास्तों में गलियों बहुत में। मुश्किल हो जाता और है। प्लस ये जो अक्सर इशू होता है ना कि आपको थोड़ी सी लंबा रूट दिखाता है तो वो आपको लॉन्ग रूट, हमेशा आपको गूगल वही रूट दिखाएगा जो कि उसके हिसाब से आपको ईजी होगा। क्योंकि सम टाइम होता है कि छोटी छोटी गलियाँ होती हैं तो वो आपको छोटी गलियों से लेके नहीं जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मुझे ये शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन गूगल मैप तो मुझे इतना लंबा रूट दिखा रहा है तो वो आपको वो रूट दिखा रहा है जिसके उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा आया हुआ है कि वहाँ से मैक्सिमम ट्रैफिक वहाँ से जाता है। सही, तो वो ओपन आपको- रूट्स दिखाता है वो exactly आपको। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसमें मजीद भी बात करेंगे कि स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गूगल मैप क्या कर सकता है और किस तरह कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। तो ज़रा इन्हीं लोगों से जानेंगे किस तरह से स्मॉल बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और हो रहा है थ्रू गूगल मैप। हर इलाके में छोटी दुकानें होती हैं, हर तरह के बिज़नेस, जैसे कि कहीं पे कोई पान की दुकान है, कोई इलेक्ट्रिक की दुकान है, कोई प्लम्बर की दुकान है,
मगर आप देखेंगे कि गूगल मैप पे ऐड नहीं होती हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हैं तो आपके पास ये एक एज हासिल है कि आप वहाँ पे अपने इलाके की जितनी भी जो छोटी दुकान है आप उसको गूगल मैप पे ऐड करें, उस पर उसका फ़ोन नंबर डालें और उसकी टाइमिंग जो होती है ओपन एंड क्लोज टाइमिंग वो आप डालें। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जो दुकानदार है उसको होगा, आपको तो खैर फ़ायदा नहीं होगा। उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको एक तो पहली चीज़ वो गूगल सर्च में सर्च होना शुरू हो जाएगा। कोई भी अगर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे कि आप कोई कप ले लें, अगर किसी को कप तलाश करना है और वो गूगल सर्च में लिखता है तो जो दुकान आपने ऐड की होगी उसका नाम सर्च में ऊपर आएगा और सर्च में ऊपर आएगा तो उसको कॉल आएगी तो उसको ऑर्डर आएगा। मैंने अपनी शॉप तकरीबन 5-6 साल पहले, मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है, मैंने 5-6 साल पहले गूगल मैप्स पे मैंने डाली थी और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर दिन 2 से 3 कॉल्स आती हैं। ऑर्डर आए ना आए मगर कॉल ज़रूर आती हैं, इंक्वायरी आती है। तो इंक्वायरी आती है तो कभी ऑर्डर भी लग जाता है। तो ये मुझे फ़ायदा, ये मुझे एक्स्ट्रा फ़ायदा। जो वॉक इन कस्टमर है मेरा वो अलग है, मगर ये जो कॉल्स वाला जो है ऑनलाइन हो गया मेरा भी है सिस्टम सारा, तो ये बिल्कुल अलग है। तो और ये लोग अगर गूगल में टॉप सर्च में आ रहा हो तो उसको ऑथेंटिक भी समझते हैं कि हाँ यार टॉप सर्च में आ रहा है तो इसका मतलब कोई इसका स्टैंडिंग होगी कि ये जो है ना टॉप रेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। गूगल बाकायदा मतलब लोग जो है ना, जैसे किसी बिज़नेस की बात करें जो स्मॉल बिज़नेस हैं, अब आजकल आपको कैंपेन्स रन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियली अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आपको मजबूरन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी कैंपेन्स रन करनी पड़ती हैं, जो कि एक पैड ऑप्शन है। अगर यही डेटा जो कि आप अपने इन प्लेटफॉर्म्स पे, मैं मना ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ नहीं डालें, मतलब वहाँ आप बेशक ऐड करें, लेकिन साथ ही साथ सेम इन्फॉर्मेशन गूगल मैप्स आपको बाकायदा आपको बिज़नेस की एक प्रोफाइल प्रोवाइड करता है गूगल मैप्स में। अगर आप अपने बिज़नेस को उससे कनेक्ट करते हैं तो एक प्रोफाइल आपको वहाँ मिलती है। उस प्रोफाइल में आप अपना तमाम डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस क्या होता है, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आप वो तमाम प्रोडक्ट्स वहाँ ऐड कर सकते हैं, उसके प्राइजेस, प्लस डेली बेसिस पे जिस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं, आप अपनी सेम पोस्ट आप गूगल मैप पे भी लगाएं। अब होगा ये कि आपके उस बिज़नेस में, उस स्पेसिफिक चीज़ में जब आपने इतना डेटा ऐड ऑन किया होगा, तो जैसे काशिफ भाई ने बात की कि सर्चेज़ में वो टॉप पर ही आएगा। कि किसी भी XYZ प्रोडक्ट की अगर बात करें कि अगर वो टॉप पर आ रहा है तो अंडरस्टूड है कि उसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो रही है। और अगर आपको यूज़ करना आता है, बल्कि इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता कि आप ये नहीं सोचें कि मुझे उसके लिए भी कोई बंदा हायर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप उसको समझेंगे, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी प्रोफाइल बनाकर उसको आगे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। तो ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है कि वो जो पैड ऑप्शन है, जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो यहाँ से अपने आप को लेके चल सकते हैं। और एक माइंड सेट है ना कि आपको सर्चिंग में मोस्टली आप गूगल पे जाते हो, मतलब कुछ सर्च करना है तो आप गूगल पे करोगे, दूसरे प्लेटफॉर्म से आप बाद में करोगे। तो अगर आपका डेटा वहाँ मौजूद है तो बजाय किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने के, कोई नया कोई बिज़नेस है तो आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप जब खुद करना शुरू, एक दफ़ा आपको नहीं आता आप करना शुरू करें, आपको खुद ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। जो बंदा जो फेसबुक चला सकता है, जो इंस्टाग्राम चला सकता है, जो टिकटॉक चला सकता है, वो गूगल मैप भी चला सकता है और गूगल मैप चला के उसको अपने हक में अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है। हाँ, हम लोग बस नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना, ज़्यादातर हमारा फोकस उसी चीज़ पर है। पेट्रोल पंप्स वगैरह ये कौन ऐड करता है, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अब ऐड हुई भी हमें मिल रही है, पहले नहीं होते थे। नियर बाय रेस्टोरेंट्स, नियर बाय पेट्रोल पंप्स, ये गूगल कर रहा है या ये कंट्रीब्यूटर्स आते हैं? कंट्रीब्यूटर करते हैं। पेट्रोल पंप हो गया, स्पेशली मैं जो फोकस करता हूँ टायर शॉप पे करता हूँ। अच्छा, टायर शॉप पे, जो पंचर शॉप, जहाँ पे आप अगर किसी की बाइक का पंचर हो गया और वो सर्च करता है, तो टायर शॉप के नाम से जो ना मैं जगह बहुत ऐड करता हूँ कि मुझे पता होता कि अब आपको पता है यहाँ पे कराची में क्या, एक वो दरख्त के नीचे एक पंचर वाला बैठा हुआ है। अब उसका कोई वो तो है ही नहीं कि अब उससे अगर 100 मीटर दूर अगर किसी की बाइक पंचर हो जाती है तो उसको फ़ायदा ये होता है कि उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे बस थोड़ा सा वॉक करना है और यहाँ पे मुझे पंचर की शॉप मिल जाएगी। तो ये अब देखें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि लोगों की तकलीफ़ कम हो गई, लोगों की एक जो मुशक्क़त है वो कम हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या क्या चीज़ें आप लोग ऐड कर रहे होते हैं टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा, जैसे टायर शॉप का एक बड़ा डिफरेंट रिव्यूज़ की हमने बात की थी। एक रिव्यूज़ ऐड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं, आपके 2 मिनट लगेंगे, अगर आपने उस प्लेस को अच्छे से देख लिया है और आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है, क्या क्या ये ऑफ़र कर रहे हैं, इसका अगर आप एक डिटेल रिव्यू लिख देंगे उस जगह का,
तो वो आपके बाद आने वाले लोगों को बड़ा उससे फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ बड़ा एक आसान सा है कि अब मैं कहीं गया, मुझे रिव्यू देना, एक लाइन में अपनी जान छुड़ा ली, दिस इज़ अ गुड प्लेस। मतलब ये बस क्या, मतलब आपको अच्छा लगा ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर क्या क्या अच्छा लगा, उनकी तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको उसमें अपने रिव्यू में ऐड करनी है। आपने इंट्रेंस से स्टार्ट करना है कि इंट्रेंस पे मुझे मतलब पार्किंग का इशू था नहीं था, वैलिड पार्किंग थी कि नहीं थी, प्लस इंट्रेंस के बाद एक्सेसिबिलिटी का प्लेस वो है कि नहीं है, व्हील चेयर वालों के साथ जा सकते हैं कि नहीं, प्लस ये कि आजकल कैश कोई इतना ज़्यादा कैरी करना पसंद नहीं करता, हर बंदा कार्ड लेके चल रहा होता है, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। प्लस ये कि इस तरह के प्लेसेस में किसी में आप जाते हो तो एक वॉशरूम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि वॉशरूम वहाँ पर है कि नहीं है, और प्लस ये कि प्राइसेस क्या हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें अगर आपके रिव्यू में ऐड होंगी तो कोई भी वहाँ जाएगा तो आपके बाद जाने वाले लोगों को वहाँ उससे बड़ा फ़ायदा होगा। मतलब आप ये ना करें कि यार बस इतनी डिटेल में कौन लिखेगा। आप अच्छा, अगर आपको नहीं भी लिखना आता है ना, तो आप सिर्फ सिंपल जो स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके टेक्स्ट में होते हैं कि आपको वहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब पार्किंग के लिए आपको कार का ऑप्शन, आपको लोगो मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें आप वो ऐड करें, उसके आगे आप यस नो लिख दें। मतलब हो सकता है कि शायद आपको रिटर्न आपकी पावर इतनी अच्छी ना हो, मतलब आप जस्ट एटलीस्ट आप वो भी कर देंगे तो उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि हाँ पार्किंग यस यहाँ पे अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप वो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके आप वहाँ से भी कर देंगे। तो एआई इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो वहाँ से भी जो है ना वो डेटा निकल आता है कि यार यहाँ पे इस जगह पे कौन कौन से जो है ना फैसिलिटीज़ अवेलेबल। और स्पेशली आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ का मेन्यू की तस्वीर खींच के ज़रूर डाल दें। हाँ। उसका फ़ायदा अगले को ज़रूर होगा। हाँ, exactly। क्योंकि बाज़ लोग होते हैं, अब मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैं पहले प्लान करता हूँ, बजट प्लान करना है ना, सही बात कि भाई हमने ये डिशेज़ वहाँ पे मंगानी है, अगर 4 लोग गए तो मुझे ये बजट रखना है, मुझे इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। अब ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मैं कहीं और जाऊँ। तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ की मेन्यू को अपडेट, मेन्यू की पिक्चर खींच के आप उस पर गूगल मैप्स पर डाल दें, वो सबसे फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। जो वो कोई भी डाल सकते, कैसे कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, आप कैसे, उसका तरीका क्या होता है? हाँ, ये बड़ा आसान है। आप अगर गूगल, आप किसी जगह पे जाते हैं, सही, आप ब्रेकफास्ट किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आप गूगल मैप खोलेंगे और अपने आप को वहाँ पे चेक इन कर देंगे उसी जगह पे। जब आप चेक इन करेंगे तो वो प्रोफाइल आपकी, नहीं चेक इन कहाँ करेंगे, सॉरी गूगल मैप में करेंगे। गूगल मैप पे, गूगल मैप बेसिकली आप जब जैसे अब हम यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में, अब मैं स्टूडियो की लोकेशन यहाँ की मैं ऑन करता हूँ, मतलब जैसे ही ऑन करूँगा तो मुझे पास वहीं पे फ्रंट पे ऑप्शन में दे रहा होगा आर यू हेयर नाउ, और उसके नीचे यस नो आ रहा होगा। अब मुझे पता है कि हाँ सेम ये वही लोकेशन है जहाँ मैं मौजूद हूँ, तो मैं यस कर दूंगा। जब मैं यस करूँगा तो ऑटोमेटिकली जैसे हम फेसबुक पे चेक इन करते हैं किसी प्लेस पे, तो गूगल मैप पे भी वहाँ चेक इन हो जाएगा। मैं ढूंढती हूँ अपने पास। हाँ, अच्छा, आप बताते चेक इन हो जाएगा, चेक इन के बाद नीचे आप उसकी फर्दर सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको सजेशन का वो ऑप्शन दे रहा होगा। सजेशन में वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, प्लस ये कि वो जो पिन पॉइंट की, ये भी कॉलर ने जो बात की थी कि पिन पॉइंट का इशू आ रहा होता है कि वो, तो आप वो देख लें कि आया जो पिन पॉइंट है वो करेक्ट है कि नहीं है। सही। अच्छा, हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास अभी कुछ आया ऐड अ पोस्ट, और उसमें कैमरा बना हुआ पोस्ट भी लगाने को कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अच्छा, इस तरह से ऐड करेंगे। ऐड अ पोस्ट का जो आ रहा है इसमें ये कि आप यहाँ की, जैसे हम एक स्टोरी डालते हैं ना, तो वो ऐड अ पोस्ट में आप यहाँ की एक डेली बेसिस पे एक स्टोरी आप ऐड कर सकते हैं और उसमें आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। और ये जब आप पोस्ट ऐड करने जाएंगे तो इसी के साथ आपका, अगर आपने पहले रिव्यू नहीं दिया होगा तो रिव्यू का ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि आप इसके बारे में कोई रिव्यू दें। डेली बेसिस पे अगर आप यहाँ पे एक पोस्ट ऐड करें तो फ़ायदा क्या होगा, ये लोकेशन हाईलाइट हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब आ रहा है ना ये कंट्रीब्यूट का एक अलग ही पूरा सेक्शन बना दिया है। अभी मैंने देखा कि हम इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहे होते ना, तो वो कभी उस तरह सोचा नहीं। अच्छा, मेरे भाई कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूट, लेकिन मैंने कहा क्यों, क्या अच्छा तस्वीरें वगैरह शेयर कर, लेकिन इतना कुछ आ गया ये नहीं मुझे पता था। इसमें सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, रिव्यू लगाएं, रोड अपडेट भी आप कर सकते हैं कि जैम है, ट्रैफिक है नहीं है, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, प्लेसेस आर वेरी गुड, और कंट्रीब्यूटर बैजेस भी मिल रहे हैं। गुड। सबसे हाईएस्ट बैज इस टाइम लेवल 10 का है और वो तो हमारे क्रॉस हो चुके हैं। मैं भी लेवल गाइड हूँ लेवल 4 पे। लेवल 4 शायद कुछ डाला होगा, कुछ ऐड किया होगा। रिव्यूज वगैरह कभी जैसे सजेशन में खुद पॉपअप कर देता है तो मैं इतना एहसान ज़रूर करती हूँ कि उसको रेट वेट कर देती हूँ, लेकिन अब मुझे पता लगा है तो आई विल बी डूइंग इट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना, कि आप अपना अपना जहाँ पर भी जा रहे हैं, आप जहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करते हो वो अपने लिए नहीं करते हो, आप किसी पीछे वाले के लिए करते हो। सही बात। अब एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ
अब एक फैमिली है जिसमें एक फ़र्द जो है व्हील चेयर पर है, ठीक है। अब सही बात है। 5 लोग हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वो कौन सा रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे उनको व्हील चेयर का रास्ता हो ले जाने का, ठीक है। और उसके लिए वो गूगल मैप पढ़ते हैं। गूगल मैप पे अगर उसके हिसाब से अगर उनको तस्वीरें नज़र आ जाती हैं कि भाई एक्सेसिबिलिटी का रैंप बना हुआ है और वो जा सकते हैं, तो वो लाजमी सी बात है उसे चूज़ करेंगे। शॉप्स हैं, होटल्स हैं, मार्केट्स, प्लेसेस हैं, लोग इस तरह पे ढूंढ के अब जा रहे हैं क्योंकि इतनी अवेयरनेस भी आ गई है हमारी। शुक्र है बसेस भी जो अब आ गई हैं एक्सेसिबल हो गई हैं, बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम लोगों को इससे भी सहूलत होती है। और फ़ायदा देखिए इन्हीं को ही है ना, सबको ही फ़ायदा है। बिल्कुल कि जो हम अगर अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो हेल्दी कंट्रीब्यूशन, ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो वो हमारे बाद आने वाले जो हमारे से बाद जो लोग आएंगे और उनको फ़ायदा होगा। और सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी प्लेस ऐड करते हैं ना, कोई भी अच्छी अगर टूरिज़्म की प्लेस ख़ास तौर पे आप ऐड करते हैं, तो आप यूँ समझिए कि आप हिस्ट्री लिख रहे हो कि आपने एक हिस्ट्री में आप 20 साल बाद भी आपकी वो जगह कहीं जाएगी नहीं गूगल मैप से। और उस पर आप जब 10 साल बाद अगर जाके देखेंगे तो आपको फ़ख्र होगा कि लाखों लोग यहाँ पे इस आपकी कंट्रीब्यूशन से उनको फ़ायदा हुआ है और वो जगह विज़िट कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो है ना अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू करें। मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हूँ, उसमें बहुत सारे सबक होते हैं, लेकिन इन सारी रियल लाइफ चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो इनकी भी मदद करता होगा, इनके भी रास्ते आसान करता होगा। हमें बज़ाहिर चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको ज़रूर दे रहे होते हैं। और जो लोग गलत रास्ता दिखाते हैं, फ़ेक चीज़ें ऐड करते हैं, फ़ेक कॉल्स कर देते हैं, लोगों की परेशानियों में इजाफा करते हैं, तो आप यकीन करें कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमने कोई शरारत कर दी, कोई प्रैंक कर दिया, हाँ कितना अच्छा लगा, लेकिन आप यकीन करें कि इसका इतना नुकसान होता है। लोग अपनी जानों से जा सकते हैं, लोगों के घर में एमरजेंसी, जैसे मैंने जिक्र किया था 15 पे हम फेक कॉल्स करते हैं और समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम ये गुनाह कमा रहे हैं। किसी को गलत रास्ता दिखाना, किसी को गलत मशवरा देना, किसी को गलत गाइड करना गुनाह है। तो आप अपने लिए बिला वजह बैठे बैठे गुनाह कमा रहे हैं। वैसे ही जो है ना वो सब आपके काम हम इतने कम कर रहे होते हैं। तो हम सोचें इस तरह से भी, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें और टुवर्ड्स द सोसाइटी कंट्रीब्यूट करें, तो आप देखेंगे उसका सिला, उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला आपको देगा। दुनिया में मिले ना मिले, दुनिया में भी मिल सकता है। तो हम इतनी सोच अच्छी रखेंगे तो हम आगे देखेंगे कि ज़िंदगी में हमारे साथ भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच रिजवान, आपने वक्त दिया, काशिफ साहब आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अगला सेगमेंट। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का हमारा मौजू ये होगा कि नौजवान और नौजवानों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उनका कितना इंटरेस्ट है दीन से रिलेटेड, क्योंकि हम ये कह रहे होते हैं कि जी नई नस्ल बड़ी दीन से दूर है और जी इस्लामी तालीमात के ऊपर उनका इतना फोकस नहीं है। तो आज इस्लाम और नौजवानों के हवाले से हम बात करेंगे कि क्या सही इन्फॉर्मेशन के पीछे हम देख रहे होते हैं कि जैसे हमारी अभी हम थोड़ी देर पहले गूगल मैप की बात कर रहे थे ना कि हम हर चीज़ के लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस देख रहे होते हैं, लेकिन आज के नौजवानों के लिए क्या बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा हो गई हैं। फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत है, आपको हर तरह की जो है वो नॉलेज बहुत आसानी से मिल जाती है। किसी हदीस को ढूंढना हो तो आपको बहुत सारी किताबों या किसी लाइब्रेरी में जाके खंगालने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी मुस्तनद चीज़ें भी, फ़ेक इन्फॉर्मेशन भी, सब कुछ अवेलेबल है। तो नौजवान किस तरह से जो है ना वो हमारे इस्लाम में इस वक्त देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनका जो पाथवे है क्या दुरुस्त है नहीं है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मुफ्ती वसीम सादिक साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो ये रुझान बताएं कि इस वक्त दीन की तरफ जो हमारे नौजवान हैं कितने राग़िब हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि मस्जिदें आबाद नहीं हैं और हमारे यहाँ मस्जिदों में जो है वो इस तरह इतने ज़ौक़ व शौक़ से लोग नहीं आते, तो क्या है उसमें नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कितनी तादाद में आते हैं, नहीं आते, क्या आप देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि सबसे पहले नौजवान तबका इस बात को समझे कि दीन इस्लाम उनकी तरफ कितनी तवज्जो देता है और एक नौजवान तबके को कितनी अहमियत देता है, क्योंकि जब उनको ये बात पता चलेगी तो फिर उनको राग़िब होना आसान हो जाएगा।
और उनको अपनी अहमियत का भी पता चलेगा कि इस्लाम हमें किस नज़र से देखता है, हमें इस्लाम क्या जगह देता है, सही बात। हमारा मकाम क्या है इस्लाम के अंदर। वैसे तो देखें दीन इस्लाम हर एक को बराबरी ही की नज़र से देखता है, लेकिन फिर भी जो एक नौजवान नस्ल होती है वो किसी भी कौम के अंदर एक करीम तबका कहलाती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो स्टीम की मानंद होती है किसी कौम के अंदर। तो अब दीन इस्लाम ने नौजवानों के ऊपर एक ख़ास तवज्जो मरकूज़ की है और उनको एक ख़ास अहमियत हासिल है दीन इस्लाम के अंदर। वजह उसकी ये होती है क्योंकि आपकी उम्र का जितना भी हिस्सा है टोटली बचपन से लेकर माँ की गोद से कब्र तक, उसमें सबसे बेहतरीन हिस्सा नौजवानी का होता है। क्योंकि उस वक्त देखें आपके पास क़ुव्वत है, तवानाई है, आपके पास उस वक्त सेहत जैसी नेमत है, ख्वाहिशात भी गालिब हैं, मफादात भी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए नौजवानों से मुताल्लिक कुछ ख़ास चीज़ें ज़िक्र फरमाई, बिलखुसूस उस उम्र से मुताल्लिक भी ज़िक्र फरमाई। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब देखिए कि ज़िक्र तो पूरी उम्मत का होता है लेकिन नौजवान तबके को ख़ास तौर पर मुतवज्जे फरमाया। और उस उम्र के ख़ास हिस्से को अगर आज का जवान इस बात को समझ लेगा कि दीन इस्लाम का मुझसे क्या मतलूब और मकसूद है और मुझे कितनी इज़्ज़त और मकाम दिया गया और मुझे किस तरह ख़िताब करता है और किस तरह मेरी इस उम्र को जो सबसे बेहतरीन उम्र होती है उसको जो है ना वो पार्टिसिपेट करने के लिए, इस्लाम के लिए या दीगर चीज़ों के लिए क्या अहकामात देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर तवज्जो देते हुए इरशाद फरमाया, तवज्जो दिलाने के लिए फरमाया, जब क़यामत का दिन आएगा तो कुछ अशख़ास, कुछ लोग वो होंगे कि जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा और उनमें से फरमाया उस नौजवान को भी जगह अता फरमाएगा जबकि वहाँ अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं है। फरमाया जो नौजवान अपनी नौजवानी की उम्र को अल्लाह की इताअत, फरमाबरदारी और इस्लाम के मुताबिक गुजारता है। अच्छा, उन नौजवानों में चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों, मुहद्दिसीन ने लिखा दोनों बराबर हैं, दोनों की वो जो बेहतरीन उम्र है अगर उन्होंने अल्लाह की इताअत, फरमाबरदारी में दीन इस्लाम के अहकाम के मुताबिक गुजार दी है तो उनको अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह दे देगा। अच्छा, एक मकाम पर नौजवानों को यूँ भी तवज्जो दिला दी, फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा तो 4 सवालों के जवाब होने, जब तक वो लोग उनका जवाब नहीं देंगे उस वक्त तक उनके कदम ज़मीन से नहीं हटेंगे। अच्छा, उन 4 सवालों में से एक सवाल ये होगा कि तुमने अपनी जवानी की उम्र कहाँ गुजारी है। सही बात है। अच्छा देखिए, जवानी में ख़ास तौर पर ख्वाहिशात का बड़ा गलबा होता है। दीन इस्लाम में तौबा करने की बड़ी अहमियत है। अब हम मस्जिद की तरफ बुला रहे हैं, दीन इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, किसी भी दीनी अहकाम की तरफ बुला रहे हैं, तो मकसद क्या होता है कि वो सीधी राह पर आ जाए, अपनी गलतियों से तौबा करे, अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। और वो उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। लेकिन जवानी से मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई अपनी नौजवानी की उम्र में तौबा कर लेता है, फरमाया वो अल्लाह का हबीब बन जाता है। हालांकि ये लक़ब नबी अलैहिस्सलाम का है, हबीबुल्लाह, लेकिन फरमाया वो उस नौजवान को ये लक़ब मिल जाएगा। तो नौजवानों को ख़ास तौर पर दीन इस्लाम ने मुतवज्जे किया। अच्छा, अब हमारे नौजवानों का फोकस कितना है, कितना नहीं है, और हम देख रहे हैं ना कि जब तक उनको राग़िब ना किया जाए तो किस तरह से जो है ना अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। कॉलर भी उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताइए, आप कैसी हैं मिसेस महमूद? मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा तुम्हारी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची से बात कर रही हूँ मिसेस महमूद जी। और जिससे ये कि अच्छा प्यारा प्रोग्राम करती हूँ। मुफ्ती साहब को भी हमारा सलाम कहिएगा। जुम्मतुल मुबारक। आज टॉपिक बड़ा प्यारा आप लोगों का जी। इस्लाम की तरफ राग़िब होना बहुत अच्छी बात है और रहना चाहिए। अब हमारी यहाँ चीजें ऐसी आ गई हैं कि बच्चे अपने इस्लाम से दूर हो गए, उनकी की तरफ ज़्यादा माइल हो गए। अब तो हम बस अल्लाह हमारी औलादों को नेकियां दे और अपने अल्लाह की तरफ ज़्यादा राग़िब हों ताकि ये पस्तियाँ, ये परेशानियाँ, ये सब दूर हो जाए। तो मुफ्ती साहब से कहें कि दुआ ऐसी बताएं कि ताकि हम भी और हम अपने बच्चों को बहुत गाइड करते हैं। नमाज के टाइम हमारा 15-20 मिनट पहले टीवी बंद होता है और मैं कहती हूँ कितनी कसरत से दुआ मांगू और तो अल्लाह ताला हर आने वाला दिन सुबह शाम बाखैरियत बहुत प्यारा पूरा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मिसेस महमूद की बात बिल्कुल वजह है कि कैसे अपने नौजवानों को हमने दीन की तरफ राग़िब करना है। इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे। मिसेस महमूद, आपने कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। मुफ्ती साहब, कैसा रुझान देख रहे हैं आप नौजवानों का इस वक्त और हमें उनको राग़िब करने के लिए क्या करना है?
देखें, अगर सबसे पहले तो उस चीज़ पर हमारी नज़र हो कि ख़राबी है कहाँ, किन वजूहात की बिना पर हमारे नौजवान इस्लाम से दूर हैं, वो सामने हो, और फिर उसका हल किस तरह से मुमकिन है, इसको मैं जो है मुख्तसर सी बात के अंदर समेटने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो आदाए दीन कहलाते हैं, जो मुस्तशरिकीन कहलाते हैं, जो दीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने वाले लोग हैं, उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो नौजवान तबका है उनको उनके दीन से गाफिल कर दिया जाए। इसलिए वो उसके लिए उसी तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, उसी तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, उनके लिए एक राह हमवार करते हैं और एक तसव्वुर पेश करते हैं, एक बातिल फ़िक्र और ख़याल, कि वो कहते हैं ये जो दीन का ताल्लुक़ है ना, ये बूढ़े लोगों से है, यानी आपकी जवानी है, आप उसको खूब ऐश इशरत में गुजारें, ये एक तसव्वुर पेश किया जाता है। मकसद क्या है? उनको उनके दीन से गाफिल कर दिया जाए। एक इस ख़राबी को समझना चाहिए। नंबर 2 ये कि एक और चीज़ हमारे यहाँ बड़ी आम कर दी गई, दीन और सियासत को अलग किया गया। कहा गया भाई दीन एक अलग चीज़ है, सियासत मीनिंग निज़ाम ज़िंदगी है। सियासत महज हुकूमत करने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम में सियासत का मतलब होता है आपका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलेगा। अब निज़ाम ज़िंदगी वो जो है इनफरादी तौर पर भी है, फैमिली के हिसाब से भी है और मुल्की सतह पर भी है। अगर आप उससे दीन को निकाल दें, जो कि एक तसव्वुर दिया गया, तो ज़ाहिर है उसके बाद पीछे क्या बच जाता है। फिर जब इस्लाम को निकाल देंगे तो ये दूसरी ख़राबी है जिसको हमें समझना चाहिए कि दीन और सियासत अलग नहीं है, निज़ाम ज़िंदगी दीन के मुताबिक है तो तब। और तीसरी बात ये कि एक तसव्वुर हमारे यहाँ जो इस वक्त बहुत परवान चढ़ रहा है वो ये है कि कहते हैं कि भाई जो दीन का ताल्लुक़ है वो आखिरत से नहीं है। मतलब ये कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें, वो आखिरत तो आप मुसलमान हैं, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। ये वाला तसव्वुर यहूद व नसारा के यहाँ था, यूरोप के अंदर है। इसलिए आप उनकी ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा उनका जो अपना मज़हब है, जो अपनी किताब है, उससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ है। वो कहते हैं आखिरत तो एक अलग ज़िंदगी, हमें बड़ी ऐश इशरत वहाँ भी मिलेगी, और दीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि यहाँ कुछ करेंगे तो आखिरत में मिलेगा। ये वो मेन ख़राबियाँ, ये सोच और फ़िक्र है जो फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से फिर जो नौजवान तबका है वो ये समझता है कि हाँ, हम जो हमारा दिल चाहे हम कर सकते हैं, भाई आखिरत में सब हमें ही मिलना है, हम मुसलमान हैं। अब आइए इसके हल की तरफ कि ये हल कैसे होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, हमें ये गौर करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप से एक सवाल करना चाहिए जो कि हर एक को करना चाहिए। मसलन हम यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने ये एक चैनल खोला है, तो इसका कोई मकसद होगा ना, क्योंकि आप कोई काम भी बग़ैर मकसद के नहीं करते। अच्छा, जब इंसान अपना छोटा सा काम बग़ैर मकसद के नहीं करता है, तो बताइए अल्लाह तबारक व तआला जो हकीम है, दाना है, उसने इतनी बड़ी कायनात और अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाए, तो क्या इनका कोई मकसद नहीं होगा? इंसान को ख़ुद अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरी तख्लीक का मकसद क्या है। अगर ये सवाल हमारे अंदर गर्दिश करने लगे तो हम हर काम करते वक्त ये सोचेंगे, मसलन मैं बैठा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ, 1 घंटा मैंने उसके ऊपर ज़ाया कर दिया, तो मैंने अपने आप से ये सवाल ही नहीं किया कि मैंने ये 1 घंटे में ये काम क्यों किया, क्या मेरा यही काम था। हर एक चीज़ में, हर काम में हमें ये सवाल लाना होगा। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का एक मकसद रखा, ये सवाल कुरान ने ख़ुद किया है। ये आज के नौजवान को ख़ुद अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि देखें आज का नौजवान हर चीज़ के बारे में सवाल करता है, इस्लाम के बारे में भी करता है, हर चीज़ के बारे में वो सवाल करता है और कहता है मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैं उसका आसान हल बताता हूँ कि हर नौजवान ख़ुद अपने आप से सवाल करे, और कुरान ने ये सवाल किया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, ए इंसान क्या तुमने ये गुमान किया है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम्हारी तख्लीक का कोई मकसद है। जब हमारे नौजवान के जहन में ये सवाल बैठ जाएगा कि मुझे क्यों पैदा किया गया, तो वो ज़रूर उसका हल तलाश करेगा कि मेरी तख्लीक का मकसद क्या है। वो भी कुरान में ज़िक्र है, अहादीस में ज़िक्र है। जब वो अपने मकसद की तरफ जाएगा ना, तो मकसद क्या है? अल्लाह की बंदगी है। बंदगी का माना महज नमाज पढ़ना नहीं होता, इबादत करना नहीं होता। बंदगी का मतलब ये होता है आप उस निज़ाम ज़िंदगी के साथ जिएँ जो अल्लाह ने दिया है। उसमें हुस्न अखलाक भी है, उसमें दूसरों के साथ हमदर्दी भी है, उसमें इल्म भी है, उसमें दूसरों के साथ जो है वो रवादारी भी है, हुस्न माशरत भी है। तरबियतों में कितना इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, हमारे करिकुलम में कितना कंट्रीब्यूशन है, हम अपने घरों में कितना सिखा रहे हैं। फिर सवाल तो ये आता है ना कि हमने उनकी तरबियत कैसे की है। देखें, वालिदैन की वो तो बात वही है ना कि वालिदैन की अपनी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन एक जो नौजवान होता है, जब वो इस उम्र में पहुँचता है, तो देखें उसके जहन में ख़ुद सवालात आते हैं, वो ख़ुद बहुत सारी जगहों पर जाता है। अच्छा, उसके लिए 2-3 मैं समझ लें कि नुस्खे बता देता हूँ। अगर हमारा आज का नौजवान उसको अपनाए, तो अगर उसकी तरबियत नहीं अच्छी हुई या उसको वो वाला माहौल नहीं मिला,
वो फिर भी बेहतर हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है, इल्म की तलब होनी चाहिए। देखिए, जब इंसान का जहन खाली होता है ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपका जहन खाली होगा, नौजवानी की उम्र में है, तो शैतान अपनी ख्वाहिशात डालता रहेगा, वो आपको बातिल चीज़ों की तरफ ले जाएगा, आपके अफकार ख्यालात को गलत जो है ना वो रंग दे देगा। तो इल्म की तलब रखें। इल्म क्या करता है, वो आपकी राहें खोलता है, वो आपका जहन खोलता है। अब चाहे वो आप इल्म दीन पढ़ते हो, चाहे वो आप दुनिया का इल्म पढ़ते हो, हर मैदान में। अच्छा, इस्लाम का मकसूद भी यही है। इस्लाम अपने नौजवान से ये चाहता है कि वो हर मैदान में कामयाब हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ है उसकी, चाहे वो किसी और मैदान में है। क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक एक ताकतवर मोमिन जो है कमज़ोर मोमिन से अफजल है। तो ताकतवर आप कैसे बनेंगे? आप अपनी सलाहियतों से बनेंगे, आप टेक्नोलॉजी से भी बनेंगे, आप जिस मैदान में जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इल्म की तलब रखने के साथ साथ आपको अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है। लेकिन सोहबत का बड़ा असर है, और कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जो किसी की सोहबत इख्तियार नहीं करता होगा। ऐसा ही है। अच्छा, नबी अलैहि सलाम का फरमान भी है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब देखें, उसको देखना चाहिए कि उसकी सोहबत कैसी। सोहबत का बड़ा असर होता है, और सोहबत ही वो मयार है जो इंसान की ज़िंदगी को बदलती है। तो बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप जिस सोहबत में चले जाएं, अगर वो गलत है तो आप अपना रंग उनको दें, आप उनको तब्दील कर दें। सही। नबी अलैहि सलाम से एक दफ़ा ये सवाल भी पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आपने हम नशीन और दोस्त के बारे में इतना फरमाया है कि इंसान उसके दीन पर होता है, तो कैसा दोस्त होना चाहिए? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा दोस्त ऐसा हो, जब तुम उसको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, जब वो गुफ्तगू करे तो तुम्हारे इल्म दीन में इजाफा करे, उसकी गुफ्तगू ऐसी हो, और जब वो कोई अमल करे तो उससे तुम्हें आखिरत की याद आ जाए। बिल्कुल ऐसे तो ही। इस तरह का मयार अगर बनाएं हम, और फिर अच्छी आदत खास तौर पर देखिए, ये जो जब जवानी की उम्र शुरू होती है ना, तो जो आदत आप बनाते हैं ना, तो वो ऐसी तश्कील पाती है कि आखिर तक चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी आदत अच्छी होने लग जाएं, आपके अंदर हमदर्दी पैदा हो जाए, हुस्न अखलाक पैदा हो जाए, बड़ों का अदब पैदा हो जाए, फिर ये कि नरम मिजाजी पैदा हो जाए, तो ये आदत अगर अपने अंदर आप अपनाना शुरू करेंगे, आखिर तक आपकी उम्र के हिस्से में वो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत वजह बात मुफ्ती वसीम सादिक साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं वाकई कि अगर हम इनको अडॉप्ट करें और सोचें कि हमें दीन की तरफ बढ़ना है, तो इतना मुश्किल रास्ता नहीं है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला 100 कदम आपकी तरफ और हाथ बढ़ाएंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। इसी बात के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।